अस्सलाम वालेकुम। सतरंगी के साथ हम आपके साथ मौजूद हैं और आज बात करेंगे बहुत मज़े की ऐसी बातें जो आपकी पसंद की हैं, जिसमें आपको इंटरेस्ट है, जो आप सुनना चाहते हैं, जो आप जानना चाहते हैं। हम सोचते हैं कि हम उन्हीं चीज़ों के ऊपर अपना टॉपिक रखें और उन्हीं चीज़ों के ऊपर बात करें जिससे आपको कोई ना कोई फ़ायदा पहुँचे। और आज का दिन पूरी दुनिया में आलमी दिन मनाया जा रहा है बुज़ुर्गों का। बुज़ुर्ग वो हस्तियाँ होते हैं जो कि हमारे घर पर रहें तो हमारे घर पर हमेशा रहमतों का साया रहता है। चलते फिरते उठते बैठते घर में अल्लाह का नाम लिया जाता है, दुआएं मिलती हैं हमें। और वो घर जिनमें बुज़ुर्ग नहीं होते उन घरों में कुछ अजीब सी बेरौनक सी ज़िंदगी होती है। और अल्लाह का शुक्र है उन लोगों के लिए जिनके घरों में बुज़ुर्ग हस्तियाँ अभी तक मौजूद हैं। उनके वालिदैन, उनके दादा दादी, नाना नानी अब तक मौजूद हैं, उनके सर पर उनके माँ बाप मौजूद हैं। क्योंकि माँ बाप और दादा दादी, नाना नानी या किसी भी किस्म के जो बुज़ुर्ग आपके घर में होते हैं, वो ऐसा लगता है जैसे आपके पास एक ढाल है दुआओं की। और जब वो चले जाते हैं दुनिया से तब भी उनकी दुआएं हमारे साथ ही रहती हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको एहसास हुआ होगा उनके बुज़ुर्गों के दूर जाने के बाद कि ज़िंदगी बुज़ुर्गों के जाने से कितनी खाली खाली हो जाती है, घर की रौनक चली जाती है। घर में हर वक्त बच्चों को नमाज़ें सिखाने वाले, दुआएं पढ़ाने वाले, दुआएं देने वाले, हर वक्त हमें अपनी दुआओं के साए में रखने वाले जब नहीं होते तो ऐसा लगता है जैसे सर पर से किसी चीज़ का साया उठ गया है। और बदनसीब होते हैं वो लोग जिनके पास बुज़ुर्ग होते भी हैं मगर वो उनको अपने से अलहदा कर देते हैं। कभी ओल्ड हाउसेस में छोड़ आते हैं, कभी उनको अकेला करके किसी और जगह रहने चले जाते हैं और पलट कर देखते नहीं कि जिन लोगों ने उनको पाल पोस कर इतना बड़ा किया है वो किस हाल में रह रहे हैं। जिस वक्त वो बिल्कुल मोहताज थे उठने बैठने से, यहाँ तक के खाने पीने से, उस वक्त उन बुज़ुर्गों ने उनको पाला और आज जब उनको उनकी ज़रूरत है बुज़ुर्गों को तो वो उनको छोड़ के चले गए। लेकिन ऐसे लोग ज़िंदगी में बहुत नाकामियाँ देखते हैं, सब कुछ होते हुए भी सुकून से खाली रहते हैं। और फिर जब उनकी औलाद बड़ी होती है तो उनके सामने अल्लाह ज़रूर लाता है। तो जी बुज़ुर्गों का आलमी दिन मनाया जा रहा है, तो इस दुआ के साथ हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे कि अल्लाह ताला जितने भी बुज़ुर्ग वालिदैन, दादा दादी, नाना नानी, मामू चाचे, फुफियाँ, खाला खालाएँ, जितने भी बुज़ुर्ग हमारे घरों में रहते हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत अता करे और उनकी उम्र दराज करे। आमीन सुम आमीन। और जी अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि परेशानियों को, बीमारियों को या किसी भी किस्म की छोटी बड़ी अगर कोई मसले मसाइल दरपेश हो ज़िंदगी में, उनको अपने दिल पर ले लेते हैं, अपने हवासों पे, उनके हवासों पे वो परेशानियां छा जाती हैं, उनकी सोचों में हर वक्त वो टेंशनें रहती हैं। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जिनको कोई परेशानी नहीं भी होती तो आने वाली परेशानियों के वहम में ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं कि अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, ऐसा हो गया तो क्या होगा। लेकिन ये परेशानियाँ हमारी ज़िंदगियों में हमारी सेहत पे बहुत असरअंदाज होती हैं और सेहत के साथ साथ हमारे चेहरे के ऊपर आ जाती हैं। चेहरे पे झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, चेहरे की रौनक ख़त्म हो जाती है, हल्के पड़ने शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा सबसे बढ़कर एसिडिटी, मैदे की तेज़ाबियत, पेट की बीमारियाँ, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि टेंशनों से पैदा होती हैं। और ये टेंशन एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज सिर्फ़ और सिर्फ हमारे पास है। कोई गोलियाँ, कोई दवाइयाँ, किसी भी किस्म की कोई भी चीज़ हमारी टेंशन को दूर नहीं कर सकती। सिर्फ़ और सिर्फ हमारी विल पावर है जिससे हम इन टेंशनों को दूर कर सकते हैं। और क्या ज़िंदगी में अल्लाह ताला ने सब कुछ तो बता दिया, क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं इंसान की ज़िंदगी में। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि उनका कोई अपना छीन जाता है उनसे, या शायद अपनी ज़िंदगी के ऊपर या बीमारी के ऊपर बात आ जाती है। तो हमें चाहिए कि हम हर वक्त हर परेशानी पर सिर्फ यही सोचें कि इस परेशानी का कोई ना कोई हल है। और सबसे बड़ी चीज़ जो हमारे पास मौजूद है, अल्लाह ताला ने बता दिया है कि अल्लाह ताला अब इंसान को उसकी बर्दाश्त से ज़्यादा तकलीफ़ नहीं देते। तो सबसे बड़ी ये चीज़ है, अगर हम अपने मज़हब की तरफ जाएं और अल्लाह के जो फ़रमान है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस हैं, अगर हम उनको पढ़ें तो उनसे हमें पता चलता है कि हमारी ज़िंदगी में जो कुछ भी हो रहा है वो सब कुछ इसी चीज़ से रिलेट है। अगर हम परेशान हैं तो उसके लिए भी कह दिया गया है कि अल्लाह अपने बंदे को उसकी इस्तिताअत से ज़्यादा तकलीफ़ नहीं देता, यानी उसकी बर्दाश्त से ज़्यादा तकलीफ़ नहीं देता। तो अल्लाह ताला हमें जो भी तकलीफ़ें देते हैं, जो भी परेशानियाँ देते हैं, वो हमारी बर्दाश्त के अंदर ही होती हैं। तो हमें चाहिए कि हम इस चीज़ को अपना नसीब समझ के, अल्लाह की तरफ से कोई इम्तिहान समझ के इस चीज़ को कबूल करें और फिर
उसको कबूल करने के बाद हम उसके हल के लिए सोचें, ना कि हम ये परेशान रहे कि अरे हमारे साथ ऐसा क्यों हो गया, या हमारे साथ ही क्यों हुआ, आखिर हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है। ऐसा नहीं होता। ज़िंदगी जब आप गुजारने के लिए यहाँ पर आए हैं तो परेशानियों के साथ साथ खुशियाँ भी हैं, और दुखों के साथ साथ आपको बहुत सारी ऐसी ज़िंदगी में छोटी बड़ी खुशियाँ मिलती हैं जो कि उनको दुखों को कम करती हैं और उन दुखों को मान कर देती हैं। आप भूल जाते हैं अपने गम, अपनी परेशानियाँ। हमेशा ज़िंदगी में आगे देखिए और आने वाली परेशानियों से, जो मौजूद परेशानियां हैं उनके लिए बस ये सोचिए कि हाँ, ये अल्लाह ने हमें परेशानी दी है, इंशाल्लाह हल हो जाएगी, कोई मसला नहीं है। और अगर 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 आप नहीं सोच पा रहे इस चीज़ के बारे में कि जी कोई बात नहीं, परेशानी हल हो जाएगी, तो उन लोगों की तरफ देखें जो आपसे ज़्यादा परेशान हैं, या जिनको आपसे ज़्यादा तकलीफ़ें हैं ज़िंदगी में, या जो आपसे ज़्यादा इन चीज़ों को झेल रहे हैं। तो शायद आपको अपनी अपनी परेशानी बहुत छोटी लगेगी उन परेशानियों के आगे। और जी एक और चीज़, जैसे मैंने अभी पहले कहा कि हम लोग जो टेंशन्स लेते हैं, हमें हमारी माँओं को ये टेंशन होती है बच्चा अभी तक घर नहीं आया, पूरी रात सोती नहीं है, और ये इतनी छोटी छोटी परेशानियाँ जो है माएँ लेती हैं। और इसके अलावा और बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से हमारी ज़िंदगी पर, हमारी सेहत पर बहुत असर पड़ता है। और टेंशन से सबसे ज़्यादा हमारे चेहरे के साथ साथ हमारे बालों पर भी असर पड़ता है। हमारे बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं, हमारे बाल गिरने शुरू हो जाते हैं, हमारा कलर कम होना शुरू हो जाता है, हमारे हल्के पड़ने शुरू हो जाते हैं, चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, और सबसे बढ़कर हम चिड़चिड़े बहुत हो जाते हैं। चिड़चिड़ापन हमारे अंदर आ जाता है, हर चीज़ में चिड़चिड़ाहट शुरू हो जाती है, और फिर लोग हमें बदमिजाज कहना शुरू कर देते हैं। तो आप लोग चाहते हैं कि आप लोग को लोग बदमिजाज कहें? तो बस हम अशरफुल मखलूकात हैं। हर परेशानी, हर तकलीफ़ हमारे आगे हमेशा यही सोचेंगे छोटी है। अल्लाह ताला ने हमें इतना सब्र दिया है, हमें इतनी सोच दी है, इतनी अकल दी है, इतना हौसला दिया है कि हम हर तकलीफ़ से बड़ी तकलीफ़ से गुज़र सकते हैं। माएँ औलादों के दुख देखना नहीं चाहती, ना देख सकती हैं, लेकिन चूँकि नसीब में लिखा है तो हमें देखना पड़ेगा। उसके लिए इतनी टेंशन, उसका हल सोचें बजाय ये सोचने के कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, उसका हल सोचने पे तवज्जो दें। तो जी टेंशनों से जो हमारे फेस पे, हमारे सेहत पे असर पड़ता है, हमारे बाल गिरते हैं, उसके लिए आज हम बात करेंगे। और आज हमारे शो में एक ऐसी शख्सियत आई हैं जो कि पहली बार हमारे शो पर आई हैं। आपने उनको बहुत सारे शोज़ में देखा होगा, पहले भी बहुत सारे मसले मसाइल हल करती हैं, और हमें उनके जो है बहुत सारे प्रोग्राम्स देखती हूँ जिनमें बहुत अच्छी चीज़ें वो बताते हैं। तो जी मैं ब्रेक के बाद हम आपको उन मेहमान से मिलवाएंगे। तो फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे और फिर करेंगे आपके मसाइल का हल। तो देखते रहिएगा सतरंगी, क्योंकि सतरंगी रंग देगी जिंदगी। वेलकम बैक। तो मैंने आपसे कहा था ब्रेक पे जाने से पहले कि हमारे चेहरे के लिए, हमारे बालों के लिए, जो हमारे चेहरे और बालों पे टेंशन से जो असरात पड़ते हैं, या इसके अलावा किसी भी और वजूहात से हमारे चेहरे पे झुर्रियाँ आ जाती हैं, या चेहरे का कलर ख़राब हो जाता है, बाल गिरने झड़ने लग जाते हैं, तो जी अल्लाह का बड़ा करम है हमारे पास कि हमारे पास पाकिस्तान में हम बहुत ऐसे बड़े नाम मौजूद हैं, बहुत सारे ऐसे हर्बलिस्ट मौजूद हैं जो कि हमें इन चीज़ों का बहुत ही आसान हल बताते हैं। और ख़ासकर दवाइयों से, जो एलोपैथी की दवाइयाँ होती हैं और जो महंगी महंगी क्रीम्स होती हैं या जो इंजेक्शंस लगते हैं चेहरों पर, उनसे दूर रखते हैं। तो जी हमारे साथ हमारे मुल्क का एक बड़ा नाम मौजूद है। बहुत सारी तालियां आगा साहब। कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम। कैसे आगा साहब आप? मेरे अल्लाह का बहुत करम, बहुत एहसानात हैं। और आप पहली दफ़ा हमारे शो पर आए, हम आपको बहुत 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 खुशामदीद कहते हैं, वेलकम करते हैं आपको। भैया एक दफ़ा और तालियां बजाएं आगा साहब के लिए। अच्छा ये बता दूं कि आगा साहब सिर्फ फेस की या स्किन की या बालों की बीमारियां नहीं बताते हैं, ये पूरे हमारे जिस्म में जितनी भी बीमारियां, हमारे साथ जितनी भी प्रॉब्लम्स हो, उन सब के हल और उन सब की अद्वियात उनके पास मौजूद होती हैं, और उन अद्वियात का एलोपैथिक से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। थैंक यू वेरी मच। आप बेटे दो चीज़ें मुझे पहले कहनी है। हाँ। आपका जो आज का टॉपिक है जी, कि जो लोग बुज़ुर्ग लोग हैं जी, क्योंकि मैं भी बुजुर्गों में शामिल हूँ। हाँ आप अभी जवान हैं भाई। आगा साहब किसने कह दिया ये?
अल्हम्दुलिल्लाह उम्र के उस हिस्से में हूँ जहाँ पर इंशाल्लाह अगले एक हफ्ते में मैं अपनी बेटी को रुखसत करने के लिए जा रहा हूँ, तो फिर तो बड़ा बहुत मुबारक हो भाई आपको, बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला आपकी बेटियों को बहुत, आपकी बेटी को बहुत खुशियाँ दिखाए ज़िंदगी में। आमीन। बात ये बेटे कि बुजुर्गी दरअसल उम्र का नाम नहीं, बुजुर्गी दरअसल बुनियादी तौर पर उस तजर्बे से फ़ायदा उठाने वाले शख्स का नाम है जो अपने तजर्बात को अपनी ज़िंदगी में, अपने जहन में, अपने शऊर में वदियत कर देता है। वाह वाह, क्या बात। ये बुनियादी बात है। खलीफा हारून रशीद के दरबार में एक वफ्द आया। उस वफ्द में बात करते हुए एक शख्स ज़रा ज़ोर से बात कर रहा था, दलाइल के साथ बात कर रहा था, और उसकी दाढ़ी काली थी। तो खलीफा हारून ने कहा कि बेटा तुम इस तरह बात कर रहे हो, तुम्हारी महफिल में और बुजुर्ग लोग भी मौजूद हैं। तो उसने कहा खलीफा से कि खलीफा आप जिस जगह पर बैठे हुए हैं, आपसे ज़्यादा बुजुर्ग लोग आपके पीछे खड़े हुए हैं। वाह 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 वाह, क्या बात की, अच्छी बात। तो बुनियादी तौर पर जो ज़ईफ़ी है या उम्र की ज़्यादती है, ये उम्र की ज़्यादती नहीं बल्कि तजुर्बों के बाद कुंदन हो जाने का नाम है। बहुत अच्छी बात। और ये तय कर लीजिए कि आप दुनिया की कोई भी इल्म हासिल कर लीजिए, जितना मर्जी नेट उठा लीजिए, जितना मर्जी कुछ कर लीजिए, पूरी दुनिया की नेट पे उठा लीजिए, लेकिन उसके बाद आपके अंदर जो तजुर्बे का कुंदन बोलता है, तजुर्बे की कसौटी बोलती है, वो बिल्कुल डिफरेंट बात है। बिल्कुल वो बहुत अच्छी मुख्तलिफ बात है। दूसरी बात आपने फरमाई चेहरा, चेहरे की हम बात कर रहे हैं, टेंशन। असल में हमारे चेहरे पर तकरीबन 46 छोटे छोटे से लिगामेंट्स हैं। 46। अब जब हम हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स रखते हैं, तो हमारे वो तमाम मसल्स जो हैं उन पर पॉजिटिव असरात आते हैं। सही। और जब हम दिल से रंजीदा होते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे चेहरे पर वो रंजीदगी के आसार नजर आते हैं। आपसे बेहतर कौन जानता है? लोग कह भी देते हैं यकीनन। क्या बात है भैया, आज मुंह पे 12 क्यों बचे हुए हैं? एग्जैक्टली। मैं जो दरख्वास्त करना चाह रहा हूँ वो ये कि आपसे बेहतर कौन जानता है, वो लोग जो एक्टिंग करते हैं, वो उनसे बेहतर कौन जानता है कि एक्टिंग क्या होती है, चेहरे के तासुरात क्या होते हैं, कौन बुरा मान रहा है, कौन अच्छा मान रहा है, अच्छे तासुरात क्या होते हैं चेहरे पे, बुरे तासुरात क्या होते हैं, क्या ग्लिसरीन लगा के रोना जरूरी होती है या चेहरे के ग्लिसरीन के बगैर रोना आ जाता है। भाई आप ग्लिसरीन लगाए ना, आपकी शक्ल वैसी रोने वाली बन जाती है। जी वो गरीब सी, दर्द इतना होता है आंखों में कि बस। ये बात आप ठीक कह रही हैं, ये तजुर्बे की बात है। 20 साल का तजुर्बा है मुझे। जब मैं 10 साल की थी ना तब मैंने एक्टिंग शुरू की थी, तो मुझे 20 साल का तजुर्बा है। मेरा ख्याल एग्जैक्टली बात कहने वाला था, लेकिन आपने उसको क्लियर कर दिया। अगर आप ये शुरू करती कि मैं 6 साल से एक्टिंग करी तो मैं क्या बुरा मानता। लेकिन बहरहाल इंसान के चेहरे पर उसके दिल के तासुरात लिखे होते हैं। सही। जो लोग टेंशन से बचना चाहते हैं, बुनियादी तौर पर उनके लिए 3 चीजें जी। सबसे पहली बात यह है कि अल्लाह की रजा में राजी रहना सीखो। बिल्कुल। एक बात तय कर लें कि हमारा ईमान है कि इस कायनात में जो कुछ हो रहा है, जो हैपनिंग्स हैं, वो सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत की मर्जी से है। मैं उन हैपनिंग्स पर अगर राजी ना हूं तो बहुत सारे मसाइल पैदा हो जाएंगे। बिल्कुल। दूसरी बात, हमेशा पॉजिटिव रहूं इस हवाले से कि मुझे दूसरों के लिए कुछ करना है। बिल्कुल। अगर मैं दूसरों के लिए कुछ कर रहा हूं सिर्फ इसलिए कि मुझे कोई मफाद हासिल हो, या मैं उस शख्स से मफाद हासिल करूं जो जिसके लिए मैं कुछ कर रहा हूं, एक तो इंसान की सोच ही होती है, नहीं, मैं जो कुछ भी कर रहा हूं मैं सिर्फ अपने रब को राजी करने के लिए कर रहा हूं। आप यकीन कीजिए कि उसके चेहरे पर नूर जरूर आएगा, जैसे आपके चेहरे पर है। नहीं, वैसे आप अपनी स्किन का तो राज बताएं ना, इतनी अच्छी स्किन है आपकी। सच्ची बात जो है, सारे अपने ऊपर ही तजुर्बे कर लेते वो बिल्कुल नहीं, आज तक चेहरे पर कोई दवा नहीं लगाई, नेवर। हमें क्यों लगा रहे फिर? जिनकी जरूरत है उनकी। बिल्कुल बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह 16 साल से डायबिटीज का पेशेंट हूँ। अरे, जिंदगी में कोई दिन ऐसा नहीं गुजरा जिस दिन मीठा ना खाया हो। लेकिन किस तरह हर चीज को मैनेज करना है
खाना खाने के बाद मीठा खाना सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, मुझे खाना है मीठा। कैसे खाऊंगा ये डिपेंड करता है। मैं डायबिटीज का पेशेंट हूं, मुझे एक चुटकी चीनी मुंह में डालनी है, इसलिए डालनी है कि मुझे अपने नबी की सुन्नत पूरी करनी है। वाह वाह, बहुत अच्छी बात। मीठा खाने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मीठा प्लेट भर के खाया जाए, मीठा चमचा खाया जा सकता है, लेकिन अगर आपकी नीयत ये हो। एक बुजुर्ग थे, वो हम 2-4 साल पहले हज पर थे, तो मिना के क़याम के दौरान तशरीफ़ लाए। आकर उन्होंने 2 बातें कही, बड़ी अजीब सी और हकीकत में दिल पे लगने वाली बात थी। वो ये थी कि आपको पानी पीना है, आप उठाइए गिलास उल्टे हाथ से, पानी पी लीजिए, प्यास बुझ जाएगी। इसी की प्यास लग रही है आपको? नहीं, आप सीधे हाथ में गिलास उठाइए, बैठ जाइए, पहला घूंट छोटा लीजिए, दूसरा घूंट बड़ा लीजिए और तीसरा घूंट से प्यास बुझाइए। आपकी ये पूरी जो अमल है, ये पूरा अमल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत में लिखा जाएगा, इत्तिबा सुन्नत में लिखा जाएगा। प्यास तो जरूर बुझेगी, लेकिन ऐसा होगा। लेकिन साइंटिफिक बात और कर दूँ, आई एम सॉरी मेरी तकरीर शायद लंबी हो गई है। कोई नहीं, आप बोलें, बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। देखिए, इंसान को जब भी प्यास लगती है, उसका मुंह भी खुश्क होता है, उसका गला भी खुश्क होता है। बिल्कुल। हुक्म ये है कि पहला घूंट हमेशा छोटा लो। जब तुम छोटा लोगे तो तुम्हारी गले की रगें तर हो जाएंगी। दूसरा घूंट थोड़ा सा बड़ा लो ताकि जो रास्ता है वो खुल जाए, ईसोफेगस खुल जाए, और तीसरे घूंट से प्यास बुझाओ। साइंटिफिकली भी अप्रूव्ड आज है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हुक्म फरमाया था कि पहला घूंट छोटा, दूसरा घूंट बड़ा और तीसरे घूंट से प्यास बुझाओ, 3 घूंट में 3 सांसों में अपने पानी को पूरा करो। खुदा की कसम यही बात ठीक है। आज आप हमें क्या बनाना सिखा रहे हैं, क्या बता रहे हैं, क्या किस चीज़ का हल बता रहे हैं? वैसे फेस का मुझे इतना तो पता है, मास्क बना रहे हैं कोई आप? जी, मैं मास्क बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं 2 चीज़ें आपसे अर्ज करूँ कि नेचुरल चीज़ों में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो एक्सट्रैक्ट करके तो हम बहुत सारी चीज़ें बना लेते हैं, लेकिन जो नेचुरल चीज़ है उसमें सिर्फ 2 चीज़ें मैं आपसे अर्ज करूँ। पहली बात तो ये कि एक चीज़ जिसको मैंने एक्सट्रैक्ट करके बना लिया है वो इंसान का बनाया हुआ है। जो चीज़ नेचुरल हालत में है, कुदरती हालत में है, वो कुदरत की बनाई हुई, अल्लाह की बनाई। पर दोनों में बहुत फ़र्क है। अच्छी बात। हम कोशिश करते हैं कि उन तमाम चीज़ों को जो अल्लाह की बनाई हुई चीज़ें हैं उनको इस्तेमाल करें और उनसे तमाम चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश करें। सही। हम मास्क तो जी, मास्क हम बनाएं या पहले ब्रेक ले लेते हैं? ठीक है, तो फिर बना लेते हैं। आ जाइए। सही। अच्छा, क्या क्या चीज़ें हैं ये? जो इसमें हमने 2-3 चीज़ें ऐड की हैं। सबसे बुनियादी बात जो है वो चेहरे के लिए वो है खीरा। खीरा, सही। अच्छा, खीरे के अंदर जो पानी है वो तकरीबन 76% है। अच्छा। खीरे का सबसे पहला फ़ायदा ये है कि अगर खीरा खाया जाए तो ये पेट भरने का एहसास तो देता है, लेकिन कैलोरीज कभी नहीं बढ़ाता। सही। पहली बात। दूसरी बात ये कि गुर्दे के अमराज में जो लोग मुब्तला हैं वो इसके बीजों से ये फ़ायदा हासिल कर सकते हैं कि उनके गुर्दों की वॉशिंग बेहतर हो जाएगी। अच्छा। तीसरी बात, इसके छिलके के दरमियान में एक ऐसा छोटा सा मादा है जो हमारे वाइट कलर का जो वाइट कलर का जो हमारे चेहरे को एजिंग को बेहतर करने के लिए, चेहरे के मसल्स को श्रिंक करने के लिए बेहतरीन दवा है। वो आप उसकी बात की जो हम काट के इसको घुमाते हैं ताकि उसका वो कड़वापन निकल जाए और फिर वो अचानक वो कुछ अजीब सख्त सा होने लग जाता है, चिपकने लग जाता है। और हाँ, वो जो चीज है, वो जो मादा है वो इसके छिलके के दरमियान में है और ये हमारे चेहरे की झुर्रियों को खत्म करने की दवा है। तो पहली दवा जो मैंने ली वो ये ली। दूसरी दवा जो मैंने ली वो है टमाटर। टमाटर के हमने टुकड़े कर लिए। टमाटर के बारे में 3 चीजें कहनी है। पहली बात तो ये कि टमाटर को जब भी इस्तेमाल कीजिए, टमाटर को छील कर इस्तेमाल कीजिए। सही। टमाटर छील कर इस्तेमाल करने से सबसे पहला जो बात है वो ये है कि टमाटर का छिलका इंसानी हजम का निज़ाम हजम कर ही नहीं सकता। तो ज्यादा बेहतर है कि छिलके वो इतना पकाने के बाद भी छिलका रह जाता है, छिलका रहेगा। सही कहना है। अच्छा, इसका तरीका क्या है? इसका तरीका 3 हो सकते हैं। या तो ये कि आपके पास इतनी प्रैक्टिस हो कि आप फौरन इसका छिलका उतार लें। अगर नहीं तो खवातीन आमतौर पर करती है कि बहुत सारी चीज़ें जो है वो घर में रख लेती हैं। मैं ये अर्ज़ करता हूँ कि पहले टमाटरों को बहुत अच्छी तरह धो लें
धोने के लिए दो पानी इस्तेमाल कर सकते हैं, या पानी में थोड़ा सा सिरका डालकर टमाटर धो लें, या टमाटर में थोड़ा सा पिनकी जिसको पोटेशियम परमैंगनेट कहते हैं वो डाल करके बहुत अच्छी तरह टमाटरों को धो लें, छिलका उतर जाता है, धो करके आप फ्रीज कर दें। सही। अब फ्रीजर में से आपको जितने इस्तेमाल करने हो निकालें, गर्म पानी में डालें, छिलका इसी तरह उतर आएगा, उसको काटें, आराम से उतर जाता है। सही। ठीक। कुछ लोग जला के भी उतारते हैं, जलाकर भी उतारते हैं, उसको उतारना पड़ेगा। मेरी दरख्वास्त ये कि अगर छिलका उतार दिया जाए और इसके बीज निकाल दिए जाएं तो ये गुर्दे के अमराज के लिए बेहतरीन दवा है। अच्छा। हालांकि ये बात हमेशा से मशहूर है कि गुर्दे के अमराज में पथरी बनती है, पथरी बनती है इसके बीजों से। अगर बीज निकाल दिए जाएं तो इसकी पथरी नहीं बनती। सही। तीसरी बात यह कि इसके अंदर, टमाटर के अंदर एक जुज होता है जिसको कहते हैं लाइकोपेन। लाइकोपेन न सिर्फ ये कि हमारे जिगर के अमराज के लिए बहुत अच्छा होता है, बल्कि लाइकोपेन जो हमारे जो स्किन है इसके अंदर जो सर्कुलेशन ऑफ ब्लड है उसको बेहतर करके हमारे चेहरे को सुर्ख करता है। ये दूसरा इंग्रेडिएंट है। तीसरा इंग्रेडिएंट है दही। दही बुनियादी तौर पर तो ये दूध ही की एक किस्म है, लेकिन इसके अंदर एंजाइम्स बढ़ जाते हैं। जब एंजाइम्स बढ़ते हैं तो इन एंजाइम के साथ एक चीज और बढ़ती है, उसको कहते हैं हम प्रोबायोटिक्स। प्रोबायोटिक्स वो चीज है जो हमारे मैदे और हजम के निज़ाम के अंदर वो हमारे सेल्स, जो हमारे दोस्त सेल जो बिनाइन सेल्स हैं उनको स्टिमुलेट करती हैं। सही। और दही का इस्तेमाल सबसे ज्यादा बेहतर जो है वो बच्चों में। 8 महीने के बच्चे को अगर घर का बना हुआ दही दिया जाए, मैं इससे में एक दरख्वास्त कर लूँ, ग्लास में और स्टील के बर्तन में बना हुआ दही काबिल एतबार कभी नहीं होता। अच्छा, मिट्टी का बर्तन। मिट्टी के बर्तन में बना हुआ दही हमेशा उसके अंदर प्रोबायोटिक्स इतने होते हैं कि जिसके बारे में अगर मैं तारीख देखूं तो बहुत कम दुनिया में अज्जा ऐसे हैं जिनमें 2 प्रोबायोटिक्स हैं, और दही पे 2 प्रोबायोटिक्स होते हैं, आमतौर पर एक ही होता है। ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा जी, और क्या है? हल्दी है एक तो। हल्दी, हाँ, हल्दी को हमारे यहाँ आमतौर पर टर्मरिक कहते हैं। नहीं, हल्दी का नाम बुनियादी पर है कुरकुमा लौंगा। कुरकुमा लौंगा का एक जुज है जिसको कहते हैं कुरकुमीन। कुरकुमीन के बारे में जो नई तहकीक है वो ये कहती है कि न सिर्फ ये कि कुरकुमीन दिल के अमराज के लिए बेहतरीन दवा है, दिल की नालियों को खोलने के लिए, उसके अंदर जो स्टकअप होती हैं उसको खोलने के लिए बेहतरीन दवा है, बल्कि कुरकुमीन का मुस्तकिल इस्तेमाल जो है हमारे मैदे के कैंसर के असरात को ख़त्म कर देता है। तो ये वो दवाएं हैं जो हमारे यहाँ मौजूद हैं, हमारे बड़ों ने हमें सिखाई हैं, लेकिन हम लोग इनके इस्तेमाल में थोड़ी सी कोताही करते हैं और मसाइल बढ़ा देते हैं। सही। अच्छा, और ये क्या है? चौथी चीज़, जौ का आटा। जौ के बारे में 2 चीज़ें पहली हैं कहनी है, वो ये कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की एक रिवायत है कि अगर हमारे घर में कोई बीमार हो जाता था तो हमारे घर में चूल्हे पर जौ चढ़ा दी जाती थी। उस वक्त तक जौ चढ़ी रहती थी, उसकी खुराक में शामिल होती थी जब तक कि कोई फैसला ना आ जाए, या वो सेहतमंद हो जाए या वो अल्लाह के घर चला जाए, तब तक हमारे घर में जौ चढ़ी रहती थी। इतनी मुफीद है, इतनी मुफीद। और आज अगर हम जदीद तहकीक की बात करें तो जौ के बारे में 3 चीज़ें। पहली बात जो है वो ये कि जौ को अगर पानी में बॉईल करके उसका पानी पिया जाए तो गुर्दे के अमराज के लिए बहुत अच्छा है, गुर्दे वॉश कर देता है। टाइफॉइड के अमराज में अगर वीकनेस हो रही होती है तो उसे ठीक कर देता है। ये तो जौ के पानी की। जौ को रात को सोते वक्त दूध में पकाकर रख देना और सुबह के वक्त उसको दोबारा पकाकर उसमें शहद और खजूर का इस्तेमाल करना, ये तलबीना है। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुराक में शामिल था और आपको बहुत पसंद था। तीसरी बात, जौ का आटा। जहां पर भी झुर्रियां पड़ रही हूं वहां पर आप कुछ इस्तेमाल ना करें तो सिर्फ जौ का आटा दूध के साथ मिलाकर, पानी के साथ मिलाकर के अपने चेहरे पे लगा लीजिए, आपको झुर्रियां खत्म होने का एहसास फौरन हो जाएगा। अंडा, ये हमारे इंग्रेडिएंट्स आज के। और चौथा इंग्रेडिएंट जो है ये मुल्तानी मिट्टी है। मुल्तानी मिट्टी इत्तेफाक से मुझे फौरी तौर पर नहीं मिल सकी तो मुल्तानी मिट्टी का पाउडर मेरे पास मौजूद था, मैं मुल्तानी मिट्टी लेकर आ गया। जाहिर है कि मड
मड के बारे में दुनिया की तहकीक यही है कि मड को अगर किसी भी चीज़ में मिलाकर अगर लगाया जाए तो ये श्रिंक होने का एहसास पैदा करती है। हमारे ऊपर जिल्द पर जो डेड स्किन होती है उसको निकाल देती है। हम लोग बहुत ज़्यादा केमिकल्स इस्तेमाल करके पीलिंग करवाते हैं। भाई अगर ऑरेंज को पील करना है तो भी पील करना है, इंसान के चेहरे को पील करना है तो वो भी पील करना ही है, छिलके ही उतार देना। तो ये जो है ये ऊपर की डेड स्किन को हमेशा रिमूव करने के लिए बहुत अच्छी होती है। इसको अभी हम तैयार करेंगे तो इंशाल्लाह ताला। अंडा मेरा ख्याल है बहुत अच्छी चीज़ है और अंडा जो है वो सुबह के वक्त बॉयल करके खाना चेहरे की झुर्रियों को दूर कर देता है। दुआ करें बस ये अंडा मुर्गी का ही हो। अब तो अंडे भी डर लगता है कि अंडे भी किसी और चीज़ के ना हो हमारे यहाँ। अच्छा जी, पहले हम एक छोटी सी ब्रेक लेंगे और फिर ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे। देखते रहिएगा सतरंगी, क्योंकि सतरंगी में बताया जा रहा है चेहरे की झुर्रियाँ ख़त्म करने का मास्क। सतरंगी रंग देगी जिंदगी। बना रहे हैं आगा साहब मास्क और उन्होंने ग्राइंडर में टमाटर और खीरा डाल दिया। टमाटर कितना है और खीरा कितना है? बुनियादी तौर पर तो वो तकरीबन 50 ग्राम का एक ठीक टमाटर। ओके। और क्योंकि खीरे एक खीरा नहीं आधा खीरा 50 ग्राम के करीब खीरा। इसमें तकरीबन 2 चमचे जौ का आटा। 2 चमचे जौ का आटा, सही। 1/4 टीस्पून हल्दी, 1 चुटकी तकरीबन। और इसके बाद 3 टेबलस्पून दही। 3 टेबलस्पून दही। अच्छा, इसमें इसकी मिकदार का ख्याल रखना है हर चीज़ का। अगर कम थोड़ी सी कम ज़्यादा हो जाए तो ये नेचुरल चीज़ है ना, इनमें बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। सही। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं और ऐड कर रहा हूँ, मुल्तानी मिट्टी। मुल्तानी मिट्टी का पेस्ट बना कर रखना हमेशा अच्छा होता है, लेकिन हमें अभी फौरी तौर पर। अच्छा, एक चीज़ बताएं मुझे, मुल्तानी मिट्टी भी 2 तरह की होती है, एक लाल वाली होती है और एक ग्रे वाली होती है। ग्रे वाली जो होती है वो इस इस्तेमाल के लिए होती है। और लाल वाली जो होती है वो बहुत सारे उन लोगों के लिए खाने की होती है जिन लोगों को मिट्टी खाने की ख्वाहिश होती है। हमारे यहाँ तो जब एक चने वाले आते थे, जब हम छोटे थे तो वो चने वाले आया करते थे, उनके पास होती थी मिट्टी ना, तो हम अगर कहते थे कि हमें खानी है तो बड़ा मायूब समझा जाता था, छुपा छुपा के खाई जाती थी कि जी वो खाली प्रेग्नेंट ख़वातीन खा सकती हैं, तो बच्चों से छुपा के रखी जाती थी। अच्छा, बुनियादी तौर पर जो बहुत सारी चीज़ें हैं, इनमें जो बहुत इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि ख़वातीन जो प्रेग्नेंट होती हैं उन लोगों के अंदर दरअसल कैल्शियम की ज़रूरत है। अच्छा। और ये जो मुल्तानी मिट्टी है इसके अंदर 2 चीज़ें हमेशा होती हैं, पोटेशियम और कैल्शियम, ये इस मुल्तानी मिट्टी मौजूद होती हैं। और एक और बात मैं आपसे करूँ, मैं बहुत सारी चीज़ों को डिफरेंट एंगल से स्टडी करता हूँ। मैंने एक चीज़ महसूस की, वो ये कि दुनिया में जो हमें सिखाया गया वो ये कि अगर खुदा न खास्ता किसी खाने में, किसी चीज़ में कुत्ता मुंह डाल दे, तो उस बर्तन को कम से कम 7 मरतबा आप जो है धोएं। लेकिन पाक किससे करें? पाक करें मिट्टी से। सही। इसमें मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा हिला देते हैं। अच्छा, जब हम मिट्टी से किसी बर्तन को धोते हैं, मट्टी से पाक करना है पहले। अच्छा, मिट्टी से जब हम पाक करने की बात करते हैं तो फिर उसमें बहुत जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि दुनिया की हर मिट्टी में पोटेशियम मौजूद है। और पोटेशियम जो है वो जो रैबीज के जरासीम होते हैं जो कुत्ते के थूक में मौजूद होते हैं, उनका इलाज है। आप ये देखिए, ये तहकीक आज की हम कह रहे हैं, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी हर चीज़ और हर चीज़ को जब हम साइंटिफिक और जब हम इन तमाम चीज़ों को साइंटिफिकली आर्ट प्रूफ देखते हैं तो हमें हैरानी होती है। और एक जुमला मैं हमेशा कहता हूँ, आपकी इजाज़त हो तो आज भी अर्ज़ कर दूँ कि दुनिया की साइंस उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होगी जब तक कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर अमल को सही ना मानते। वाह वाह, क्या बात की। ये जनाब अली, ये पेस्ट मौजूद है।
इसमें हमने टमाटर डाला है, खीरा डाला है, जौ का आटा है, हल्दी है और मुल्तानी मिट्टी है। और अगर कोई शख्स ये ट्राई करना चाहे तो ज़रूर करें। मैं 2 चीज़ें अर्ज़ करूँ इसके बाद। मैंने जब पहली मरतबा ये बनाया और इस्तेमाल किया तो एक साहब थे, ख़ासे उनका रंग कम था, दुबई में होते थे वो, तो मैंने जो है उनसे कहा कि लो ट्राई करो। और एक बात और बड़ी इंपॉर्टेंट अर्ज़ करूँ कि दुनिया में कोई भी चीज़ जो चेहरे पर लगानी, ये मैं तमाम ख़वातीन के लिए कह रहा हूँ, दुनिया में कोई भी चीज़ जो चेहरे पे लगानी हो उससे पहले अपने हाथ पे लगाइए। सही। इससे 2 बातें होंगी। पहली बात तो ये कि स्किन टेस्ट हो जाएगा, दूसरी बात है एलर्जी टेस्ट हो जाएगी, और अगर खुदा ना खासा कोई प्रॉब्लम आई तो हाथ पर आएगी। सही। मुझे उस खातून को देखकर हमेशा दुख हुआ, बहुत दुख हुआ, जिनके चेहरे पर बहुत बड़े बड़े से काले निशानात थे। मैंने उनसे पूछा ये क्या हुआ, कहने मैंने क्रीम लगाई थी, रिएक्शन हो गया। तो इसलिए ये बात हमेशा याद रखिए कि कभी भी चेहरे पर लगाने की कोई दवा हो हमेशा पहले हाथ पर लगाइए। खैर मैंने उन साहब से कहा हाथ पे लगा लीजिए, उन्होंने हाथ पर लगाया इसी कॉम्बिनेशन को, और लगाने के बाद 10 मिनट बाद जब गीला हाथ करके इसको रगड़ के साफ किया तो कहने ओह ये अफ्रीका नहीं ये अंग्रेज हो गया है। और तो बढ़ता है ज़्यादा चीज़ का। तो जी कोई लगवाना चाहेगा? कौन लगवाना चाहेगा? हाथ पे लगाकर ट्राई कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। आइए 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 आइए, और चेयर ले आए जल्दी से। और काशिफ भाई आप कहाँ हैं? काशिफ भाई जब तक ये लग रहा है, जब तक हमें कोई गाना ही सुना दें आप अच्छा सा, हैं? इधर साइड पर कौन सा गाना सुनाएंगे? ये लीजिए। खूबसूरती पे ही है। ब्रश लगेंगे, हाथ से लगेगा। काशिफ भाई गाना सुना। हाँ। मैंने पूछा चांद से कि देखा है कहीं मेरे यार सा हंसी, चांद ने कहा चांदनी की कसम नहीं नहीं नहीं। मैंने पूछा चांद से कि देखा है कहीं मेरे यार सा हंसी, चांद ने कहा चांदनी की कसम नहीं नहीं नहीं। मैंने पूछा चांद से तेरा ढूंढा, गलियों से मिसाल तेरी पूछी, फूलों में जवाब तेरा ढूंढा। मैंने पूछा बाग से फलक हो या ज़मीन, ऐसा फूल है कहीं, बाग ने कहा हर कली की कसम नहीं नहीं नहीं। मैंने पूछा चांद से कि देखा है कहीं मेरे यार सा हंसी, चांद ने कहा चांदनी की कसम नहीं नहीं नहीं। मैंने पूछा चांद से। वाह 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 वाह, जबरदस्त, क्या बात है। इतना सा गाना क्यों गाया है? हैं, जब हम चाहते हैं कि आप कम गाएं तो आप गाए जाते हैं, चुप ही नहीं करते, और जब हम चाहते हैं कि आप गाएं अच्छा गाना कभी जिंदगी में गा लेते हैं तो चाल है या मौज की रवानी, जुल्फ है या रात की कहानी, होठ है के आईने कंवल के, आँख है
ऐसी मैं भी है कहीं। जाम ने कहा मैं कशी की कसम, नहीं नहीं नहीं। मैंने पूछा चांद से कि देखा है कहीं मेरे यार सा हसीन। चांद ने कहा चांदनी की कसम, नहीं नहीं नहीं। मैंने पूछा चांद से। अच्छा, आप गलत समझ गए। मेरा मकसद ये था कहने कि अच्छे गाने से मुंतखब जो आपका इंतखाब होता है ना, अच्छा गाना जब इंतखाब हो जाता है, मुंतखब कर लेते हैं आप, तो वो छोटा गाते हैं। और जो गाने हमें अच्छे नहीं लग रहे तो आप लंबे लंबे गाए जाते हैं। गाना तो आप हर गाना अच्छा गाते हैं, थैंक यू। ये तो है ही नहीं, इसमें तो कोई दूसरी बात है ही नहीं। गाना तो आप माशाल्लाह बहुत अच्छा गाते हैं, चाहे कोई भी गाना देते हैं। इसके दो मतलब है। हाँ, जो गाना आपको अच्छा लगता है वो जल्दी खत्म होने का एहसास होता है। हाँ, जो बोर लगता है वो मुश्किल से बच सकता है। अच्छा, ये तकरीबन ड्राई हो गया, इसको हम साफ कर सकते हैं अभी? थोड़ा सा करके देख लेते हैं, लेकिन अभी पूरी तरह ड्राई नहीं हुआ। इसमें 15 से लेकर 20 मिनट लगनी चाहिए, और उसके बाद इसे जब ये बिल्कुल ड्राई हो जाए तो उसके बाद इसे आप साफ करेंगे तो डेफिनेटली इसमें फ़र्क लगेगा। लेकिन इस वक्त भी कुछ ना कुछ फ़र्क तो डेफिनेटली होगा। लेकिन जो ये इंग्रेडिएंट्स हैं, इनको सबसे जो बुनियादी बात है वो है कि हम घर पर बना सकते हैं। इसमें किसी किस्म के केमिकल का शुबा नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, लेकिन स्किन आपको डेफिनेटली बड़ी स्मूथ स्किन मिलेगी। बिल्कुल। और जी, इससे झाइयाँ बिल्कुल, झुर्रियाँ ख़त्म होती हैं। झुर्रियाँ ख़त्म होती हैं। अगर झुर्रियाँ ख़त्म करनी हो तो इसमें आपको मुल्तानी मिट्टी का जो इस्तेमाल है वो ज़्यादा। अच्छा, ये बताइए कि हफ्ते में कितनी दफ़ा या महीने में ये तो इसमें कोई केमिकल नहीं है, तो आप रोज़ भी इस्तेमाल कर लें तो कोई हर्ज नहीं। अच्छा, बिल्कुल कर नहीं, सही है, नहीं बना के रख लिया जाए। जी डेफिनेटली। वाह जी, बड़ी अच्छी बात बताई हमें। और एक छोटी सी ब्रेक लेंगे हम, और ब्रेक पे जाने से पहले मैं फिर एक दफ़ा आप लोगों से कहती चलूँ कि जी, टेंशनें, परेशानियाँ हमेशा ज़िंदगी में इंसान की आती रहती हैं, और उसको अपने ऊपर गालिब कर लेना और अपने ऊपर तारी कर लेने से आपका ही नुकसान है। सिर्फ फेस या बालों पर ही नहीं, आपकी सेहत पे, मैदे पे बहुत फ़र्क पड़ता है। देखिए, बुनियादी बात ये है, मेरी रेंज ही है, सिर्फ ये रेंज है। इसके आगे मुझे कुछ करना है तो मुझे किसी की मदद की ज़रूरत है। सही। चाहे वो मदद इंसान की तरफ से हो, चाहे मदद रब की तरफ से। बिल्कुल। बात यह है कि जब इंसान अपनी आप को शनाख्त कर ले, अपने आप को पहचान ले, उसकी टेंशन खुद खत्म हो जाती है। बहुत अच्छी बात की, और थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आगा साहब। आपका के साथ हम आगे और कंटिन्यू करना चाह रहे थे, लेकिन अब आपको ज़ाहिर है किसी और चैनल पे भी जाना है अभी, तो जी बहुत शुक्रिया आपका। हम मिलेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद कुछ और मेहमान हमारे साथ मौजूद होंगे। देखते रहिएगा सतरंगी, क्योंकि सतरंगी रंग देगी जिंदगी। हमारी बहुत ही प्यारी किरण खान ने, किरण के लिए बहुत सारी तालियां। वालेकुम, कैसी हो किरण? बिल्कुल ठीक ठाक। मेरा ये जो यहाँ पर शोर हो रहा था ना, वो घर तक आ रहा था। वो क्या रहा है? मिसेस खान बैठी हुई हो और आप सोचे जरा, शोर ना हो। हम तो नायग्रा फॉल्स पे बैठे हुए हो, तो मेरा ख्याल आवाज। किरण, तुम क्या कहोगी इस बारे में, जो रिश्ते तय कर दिए जाते हैं लड़कियों के, उनको बहला फुसला के या उनको ज़बरदस्ती से या उनको ताने तुनके देकर या उनको इमोशनली ब्लैकमेल करके कि जी हम कब तक ज़िंदा रहेंगे, तुम्हें कौन पालेगा, फिर हमारे मरने के बाद क्या होगा, और फिर उनकी शादियां कर दी जाती हैं, उसके बाद कुछ अर्से बाद वो निपटी नहीं है और वो घर वापस आके बैठ जाती हैं। तो मेरी बात सुने ना, इब्तिदा ही अगर ऐसे झूठ से और ब्लैकमेल से हो रही है तो उसकी इंतहा कैसी होगी? इसी तरह की होगी। और जहाँ तक ये आप लोग जो बात कर रहे हैं ना कि दोनों को मिलना चाहिए, दोनों को देखना चाहिए, रजामंदी होनी चाहिए लड़का लड़की की, घर वाले माने ना माने तो उनकी सुन ली जाए, लव मैरिज है नहीं अरेंज मैरिज होनी चाहिए, ये तमाम चीज़ें मेरे ख्याल से बेस करती हैं अपने अपने इंडिविजुअल इंसान पर और दोनों लोगों पे, दोनों फैमिलीज़ पे। अगर उन दोनों में एहसास है, क्योंकि ये रिश्ते ज़्यादातर खून के तो होते नहीं हैं, तो ये एहसास के रिश्ते होते हैं, और अगर एहसास है दोनों में तो निभाना बड़ा आसान हो जाता है। फिर पराए भी अपने हो जाते हैं और अपने भी अजनबी हो जाते हैं, तो एहसास होना मस्ट है। और अगर ये एहसास माँ बाप में ही नहीं है और अपनी बेटी को वो दे रहे हैं
ज़्यादातर बेटियों के साथ ही ऐसा होता है, और लड़कों की तो उनकी सुनी जाती है, वहाँ पर माँ बाप नहीं बोलते हैं, लेकिन बेटियों के मामले में वो बेटी की बिल्कुल नहीं कुछ लड़के ऐसे भी होते हैं हमारे काशी भाई जैसे, जिन्होंने अपनी अम्मा पे छोड़ा हुआ कि आप अम्मी आपकी मर्जी है, अभी तक छोड़ा। मेरा ख्याल से वो अक्लमंद हैं। अगर खुद अपने हाथ में होता काशी भाई के तो अब तक हो नहीं चुकी होती शादी इनकी। तो काफी लंबी छूट हो। नहीं, लेकिन ये भी अक्लमंदी है। ये अच्छा काशी भाई से पूछते, काशी भाई इतना है, आप ये बताएं कि आपने अपनी अम्मी से कहा कि जो लड़की आपको पसंद है वो कर ले, बहुत अच्छी बात है, और फर्ज करें अम्मी ने कोई लड़की पसंद की और आपको पसंद नहीं आई, फिर क्या हो? कभी ऐसा हुआ? सुने, ये जानते होंगे अपनी अम्मी की नेचर को, और अगर पसंद जो इसको पसंद होगी वो लाएगी। उनसे पूछना तो देना। हाँ बताइए। अम्मी पे छोड़ा हुआ है, अब जो भी हो जैसी भी हो। देखा ये होता है, बाद में फिर मसला पसंद नहीं आई, लेकिन अगर अम्मी को पसंद ही नहीं आई फिर क्या करेंगे? अम्मी को नहीं आई ना, नहीं तो फिर तो पसंद की लाएंगी अम्मी तो अपनी पसंद की। मैंने अपने बेटे की है। नहीं, क्या वजह है कि आपने छोड़ा? बच्चे ने एक दफा उफ भी नहीं कहा कि आप जो आप लाएंगी। अल्लाह मिसेस खान 2 मिनट अपना रक्षा रोक ले, कर सकते कि दूसरों की बसों को भी जगह दे, जो बेटा पसंद करे उसे हम भी पसंद करें। जी काशी भाई को भी हम पसंद, आप पसंद करते अपने लड़की, क्यों छोड़ा हुआ है? आपको नहीं मिलेगी या अम्मी ढूंढेगी? इन्होंने सोचा कि अम्मा ने रह रहे हैं साथ, मैंने तो बाहर ही रहना है, तो फिर वो भी तो पसंद करेगी ना। नहीं, जो वो पसंद करेंगी इंशाल्लाह वो सही रहेगा। अच्छा हाँ, क्योंकि मैं कोई पसंद करके आ जाऊँ और शादी हो जाए और बाद में कुछ मसला हो। देखा सही है, आपने जो बात की थी, जो आपने बात की थी कि अगर वो डरते हैं कुछ लोग कि हमने अगर पसंद कर ली तो हमारे सर पे आएगा। हाँ, माँ की नेचर से वाकिफ है, वाकई सही बात है भाई। ऐसे अगर ताबेदार होने लगे सारे भाई तो क्या बात है। अच्छा सुजैन, तुम बताओ, तुम क्या कहती हो? आई थिंक मैं कहती हूँ कि शादी से पहले लड़की से पूछ लेना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी तो लड़के लड़की ने गुजारनी है, माँ बाप ने नहीं गुजारनी। वो लोग पूछते तो है, लेकिन ऐसे पूछते हैं कि हाँ ही कहे। वो ज़बरदस्ती हाँ होती है कि ये हो जाएगा, ये हम लोगों ने बचपन में रिश्ता तय कर दिया था, ख़ानदान की नाक कटवा देंगे और रिश्ता ख़त्म हो जाएगा। अक्सर यही, हाँ लोग क्या कहेंगे, अक्सर यही चीज़ें होती है। मगर मैं ये बोलूँ कि लोग कुछ भी बोलें, एटलीस्ट अपने बच्चों के बारे में सोचना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए, और अगर शादी चले हो जाए तो फिर दोनों में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। और ये तो हमारे दीन में भी है, हमारे इस्लाम में भी है कि रज़ामंदी, लड़की की इजाज़त भी मांगी जाए, दोनों ऐन इस्लामी है ये। बिल्कुल, हमारे रसूल खुदा से जाहिर है कि हम बेटी से दीन से ही इतना दूर हैं कि। मिसेस खान, आपने जितनी शादियां कराई में कितनी तलाकें हो चुकी हैं अब तक, और हुई भी आपकी वजह से होगी, कंफर्म। एक बात बताऊं, अब मैं बताऊं कि मेरे पास इतनी बड़ी फाइल मौजूद है जो बाप ने शादी की और वो भी तलाकें हुई हैं। एक बात तो बचाए। अब ये है कि ये तलाकों का मैं बताऊं, ये टू बी वेरी ऑनेस्ट कि लड़कियां चाहे शादी करें अपनी पसंद की या अरेंज मैरिज करें, तलाकों का रेशो बढ़ ही गया है। अच्छा। बहुत पेशेंस नहीं रही है लड़कियों में, वो चीज़ नहीं रही जो होती थी हमारे ज़माने में या हमसे पहले। अब यह है कि अफरा तफरी बड़ी है, उनको हर चीज़ परफेक्ट चाहिए होती है, उसके पास गाड़ी भी हो, घर भी हो, हमें अच्छा घुमाए फिराए, हर चीज़ तो नहीं मिलती। आप खुद भी स्ट्रगल कर लें। हम लड़कियों को क्यों कहते हैं पढ़े लिखे? हम इसीलिए कहते हैं कि भाई अगर एक आदमी पूरा आपके घर को नहीं देख सकता, बिजली के बिल्स आ रहे हैं, यूटिलिटी बिल्स आ रहे हैं, बच्चों की फीसें हैं, खाना पीना है, घर पर। आपको नहीं लगता कि लड़की जब कमाना शुरू करती है तो ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं तलाक के, क्योंकि वो समझती है कि अच्छा चलो मैं खुद तो अपने आप को सपोर्ट कर सकती हूँ, तो मैं सेक्रीफाइस क्यों करूँ? नहीं तो देखो ना, तो पूरा अगर करना है तो फिर उसको जॉब करे। अगर उसको 2 गर्मियों के कपड़े और 2 सर्दियों के कपड़े बनाने हैं, 2 काला और सफ़ेद जूता रखना और ब्राउन जूता, 2 पर्स रखने हैं, तो फिर मियाँ कर वो लेगा। कनात करे और मियाँ की कमाई में रहे। जो हमारी माएँ करती थी, उनके हमारी अम्मा के पर्स में एक सिर्फ रेड लिपस्टिक होती थी और एक ब्राउन लगाती होंगी। ना ब्लश ऑन नहीं, वो खुद ही खूबसूरत बहुत थी। तो कभी चली गई, लेकिन पहले चली गए हम नहीं, आप भी बड़ी प्यारी है। तो ये है कि वो गर्मियों में 2-3 जोड़े बनाती थी, 2-3 उनके सर्दियों के जोड़े होते थे, फजूल खर्च नहीं होती थी और अपने शौहर की कमाई में रहती थी, अच्छा खाती थी, खिलाती थी, पिलाती थी, और उनके पास इतना वो ये नहीं होता था उसने ये पहना तो हम भी ये बनाए। उस वक्त इस तरह रीस नहीं होती थी, मतलब एक दूसरे के कपड़े देखकर और ज्वेलरी देखकर नहीं बनाना। अच्छा, हम कहीं और चले गए, बात सुने, वो कुछ पूछना चाह रही हैं आपसे। बस मैं तो ये पूछना चाह रही थी कि जो आप रिश्ते कराती है किसी बदला तो नहीं ले रही हैं आप किसी से? क्या? अल्लाह ना करे कि मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ
देखा जाता है कंपैटिबल है या नहीं। अगर लड़की डॉक्टर है, प्रोफेशनल है, इंजीनियर है, कंप्यूटर इंजीनियर, अगर लड़की बेचारी घर बैठी है, मासूम सी बच्ची है जिसने खाली इंटर पास है, फिर क्या करती है? तो उसके लिए भी लड़का मिल जाता है, BA पास लड़का, जॉब कर रहा है, बैंक में है, आदमी तो छोटी मोटी जॉब कर रहा है, सुनारा है। अच्छा, कौन कितनी ऐसी शादियां हुई हैं, कितनी ऐसी शादियां आपने कराई जो कि बेजोड़ थी? बेजोड़ देखो, आजकल माँ बाप भी बेजोड़ शादियां नहीं करते। किसने कह दिया आपको ये? कौन सी दुनिया में रह रही है? अभी आप कह रही थी ना कि बेजोड़ शादियां कर देते, कहाँ बेजोड़ शादियां करते भाई? बेजोड़ शादियां गाँव देहातों की बात है। अब कहीं देखो तो एक लड़का आ रहा है और जी बेगम देखो तो वो लगता है कि उसकी अम्मी आ रही है या खाला आ रही है। कहीं ऐसा होता है वो लव मैरिज होगी, कहीं ऐसा है कि जो छोटी सी लड़की है 20-25 साल की, तो देखें तो एक बड़े मियाँ चले आ रहे हैं। बताओ ऐसा कहाँ पे होगा? बहुत जगह पर है। कुछ और साथ नहीं बैठे हुए ना किसी के भी, हमें क्या पता। अच्छा भाई आप बताएं, आप लोगों ने देखी है बेजोड़ शादियां आज के दौर में? लेकिन जवेरिया, माइक लीजिए, माइक पे। भाई पूछें जवेरिया किसके मियाँ सबसे हैंडसम है? हमारे किराएदार हैं, वो तकरीबन 70 साल के होंगे और उनकी वाइफ मेरे बराबर है, उनके 2 बच्चे हैं। सिर्फ जायदाद की खातिर शादी की है। लेकिन वो खुश है या नहीं है? खुश है बस, मगर लोग देखते हैं तो हंसते हैं ना। चीज नहीं है। बेजोड़ शादियां बहुत खुश रहती है। जी जी जी, आप क्या कह रही हैं? इनको अपने मियाँ नहीं पसंद मुझे लग रहा है। ये ज्यादातर बड़े लोगों में होता है और गरीबों में फिर भी जोड़ देख लेते हैं, लेकिन ये जो डिफेंस में ये जो यहाँ पर नहीं देखते। बिल्कुल। अब मैं आपको इसकी एक बड़ी मिसाल अपने घर की दे देती हूँ। अब अल्लाह करे वो ना देख रही हूँ। मेरा भाई है, कैप्टन है, पायलट है, कैप्टन है, और उसकी बीवी एयर होस्टेस थी। अब उसने देखा है कैप्टन है, उससे मैं शादी कर लूं, और मेरी भाई और उस भावज में आपको पता है 21 साल का फर्क है। यहाँ पे क्या चीज है? पैसा। यहाँ क्या आंसर है? और अभी कह रही है खुश है चूंकि गाड़ियाँ नहीं मिली हुई हैं, नौकर चाकर नहीं मिले हुए, सब कुछ है, मिसेस खान और तो इस वजह से मैं भी खुश होना चाहिए बस। हाँ, बस बेजोड़ कोई चीज नहीं होती, दूसरे वालों को देखने वालों को लग रहा होता है। अगर बीवी भी खूबसूरत है, मियाँ भी खूबसूरत है और आपस में बन नहीं रही तो बेजोड़ तो ये हुआ, बेकार है, रिश्ता ही बेकार। और अगर खुश है, आपकी कैसी है वैसे? बन रही है? मेरा तो 5 साल का हार्डली डिफरेंस है, मेरी तो अभी तक बन रही है। शादी कैसी चली आपकी? सारी जिंदगी चली। शुरू में लड़ाइयाँ हुई नहीं हुई? नहीं, मैं नहीं लड़ती। वैसे होता है शादी के शुरू में 1-2 साल तक मेरा शौहर बहुत लिबरल आता है ना, जब बच्चे हो जाते हैं ना फिर खुद ब खुद, क्योंकि एक दूसरे को समझने में टाइम लगता है। कुछ ऐसे हैं जो कभी-कभी सैक्रिफाइस करना पड़ता है। या तो बोल देंगे चलो छोड़ो दफा करो, अपनी लाइफ जी ली, अब बच्चे हो गए, इनके लिए अब जीने, एक दूसरे के साथ रहना, ऐसा भी होता है। एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है, इससे पहले कि फिर लाइन कट जाए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मैं सुलेमान बात कर रहा हूँ लाहौर से। आज लड़के की कॉल आई हमारे शो में, कैसे आ गई? खवातीन ही करती हैं। जी फरमाइए। मैं आपका प्रोग्राम देख रहा हूँ, आपने टॉपिक बहुत अच्छा रखा है जी। और मैं ये जो आपके साथ जो मिसेस खान है चीजें, इनसे मैं एक बात ये कहना चाहूँगा कि अमूमन हम लोगों ने देखा है कि जो रिश्ता कराने वाली जो खवातीन होती हैं वो घरों में जाके वालिदैन को, खासतौर पे वालदा, जो लड़की की जो वालदा होती हैं, उनसे बात करती हैं कि भाई फला रिश्ता है मेरे पास, फला रिश्ता मेरे पास है, वो बड़ा अच्छा बिजनेस करता है, जॉब करता है, अच्छी वाइट कॉलर जॉब है, ये है वो है, और तुम्हारी बेटी के लिए बड़ा बेहतर रहेगा, अच्छा रहेगा, तो उससे तुम अपनी बेटी की शादी कराओ। तो अमूमन लोग जो हैं वो इन चीज़ों को ज़्यादा फॉलो कर रहे होते हैं कि बहुत कमाने वाला है, बिजनेस करने वाला है, अच्छी जॉब करने वाला है, लेकिन उन चीज़ों को हम लोग इग्नोर कर देते हैं जिन चीज़ों के ऊपर हमें फोकस करना चाहिए कि लड़के की फैमिली कैसी है, उसका बैकग्राउंड क्या है। सिर्फ पैसा या कोई अच्छी जॉब या कोई वाइट कॉलर जॉब या कोई बिजनेस ये जमानत नहीं है इस बात का कि आप एक अच्छी जिंदगी गुजार सकते हैं या आप एक अच्छे इंसान हो सकते हैं। तो इन चीज़ों को भी थोड़ा सा मद्देनजर रखना चाहिए कि वालिदैन को बेशक शादियां होनी चाहिए, लेकिन ये कि अपने पेरेंट्स जो हैं वो लड़की को इतना टाइम ज़रूर दें कि वो इन चीज़ों को समझ सके और अपने वालिदैन और जो बच्चे हैं उनके बीच में इतना गैप नहीं होना चाहिए कि वो अपनी चीज़ों को कन्विंस न कर सकें या उनको बता ना सकें। अपनी मर्जी जो है ज़बरदस्ती बच्चों के ऊपर नहीं थोपनी चाहिए, उनकी रजामंदी भी देखनी चाहिए, उनसे पूछना चाहिए, ना कि ये, क्योंकि इस बहुत अक्सर ज़्यादातर ये देखा गया है कि लोग इस तरीके से शादियाँ करवा देते हैं
लेकिन जब शादी होने के बाद जो मसले मसाइल लड़कियों को फेस करने पड़ते हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब तकलीफ दे होते हैं। फिर बाद में वालिदैन को बड़ी तकलीफ हो रही होती है और जिसकी बिना के ऊपर बहुत सारी बच्चियां ऐसी होती हैं जो तलाक मतलब उनको तलाक हो जाती है, वो मैनेज नहीं कर पा रही होती हैं। सिर्फ एक हमें ये चीज़ें देख के कि नहीं वो बहुत अच्छा जॉब करता है या बिजनेस करता है, इन चीज़ों को थोड़ा सा इग्नोर करना चाहिए। फैमिली बैकग्राउंड और लड़के को बहुत जजमेंट के साथ करना चाहिए। मैं यही कहना चाहूँगा आप लोगों से कि थोड़ा सा इसको भी मद्देनजर रखें। बहुत शुक्रिया। अब मैं इसका थोड़ा सा जवाब देना चाहूँगी। बात है वैसे जब कोई रिश्ता लेके जाती है ना तो जो ख़वातीन रिश्ता करवाती हैं तो वो बहुत तारीफों के पुल बांधती हैं। वैसे एक बात बताऊँ, हाँ ये हमारे पास जो लोग आते हैं ना उनकी डिमांड होती है, उनकी हाइट की भी डिमांड होती है, उनकी प्रोफेशन की भी डिमांड होती है। और एक खातून तो AO लेवल्स वाली लड़की पढ़ी हुई हो और फिर आगे उसकी तालीम हो और फिर डॉक्टर्स देख रहे होते हैं तो बेटा वो लोग क्या डॉक्टर्स देखते हैं, SMC का, डाव का और आगा खान का और सैयद बकाई वकाई की लड़कियां छोड़ देते हैं। कौन, हम तो बिल्कुल डिमांड्स के अकॉर्डिंगली देते हैं। नहीं तो 5'3" थी मिसेस खान, आपने 5'5" कहा था, आपके पास 5'3" कैसे वो लड़की निकल आई? आप लोग क्या समझते हैं और रिश्ते वालियों को क्या होता है? हम लोग बैठे हुए उनको उनके हिसाब से दे रहे होते हैं, लेकिन एक दो लड़कियां तो हमने बीच में डालनी होती है ना कि खूबसूरत है, चलो अगर उसका हाइट 1 इंच कम है लेकिन खुश शक्ल है, कमिंग फ्रॉम अ गुड फैमिली बैकग्राउंड, चलो ये भी दे दो, क्या पता पसंद आ जाए। वो तो फोन पे सुनते पूरी डिटेल्स लेते। अब तो मुझे लोग कहते हैं मिसेस खान पूरी डिटेल्स तो फोन पर ले लेते हैं, तो वो हमारे घर आती ही नहीं है, वो हमारे घर आती नहीं है। अब आप देखो एक चीज जवेरिया, एक मेरा एक्सपीरियंस ऐसा है, जिंदगी का पर्सनल एक्सपीरियंस ऐसा है, वो खातून दे यूज्ड टू लिव इन इटली और उनके 3 बेटे थे। यकीन जानिए इसमें कोई एग्जेजरेशन नहीं है, मैं एग्जेजरेट करके नहीं बताऊंगी। वो अपने बेटे के लिए जब लड़की देखने जाती थी तो एक जो मैंने उनके साथ देखा वो मुझे बहुत ही अजीब लगा। उन्होंने कहा लड़की उन्होंने नापसंद कर दी, वजह बिकॉज वो बिल्कुल ठीक थी, वजह हाइट हो गई। नहीं, उन्होंने कहा मैंने ये कोनी नापी थी, एक छोटी थी एक बड़ी थी। ओह माय गॉड, देखो नाप नहीं होती। मैं झूठ नहीं कह रही, तो कुछ लोग जो है वो इस एक्सट्रीम पे चले जाते। उन्होंने कहा सब कुछ ठीक, शायद वो अपने बेटों की शादियां नहीं करना चाहते थे। वैसे एक बात है, मेरी खाला का, मुझे मम्मी लोग सुनाते, मेरी खाला का रिश्ता आया था तो क्या किया था लड़के वालों ने, उनको जब घर पे बुलाया तो जब केला वेला फल वल सर्व किया तो लड़के ने केला लिया, पूरा छीला और पूरा छील के खाने लगा। मतलब एक तमीज़ होती है ना कि आप आधा छीलते हैं, खाते हैं, फिर तो वहीं पर ही रिजेक्ट कर दिया था खाला ने कि इसको तो केला भी खाना। ये तो रिजेक्शन वाला काम है। अच्छा जी, एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, मजीद गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। देखते रहिएगा सतरंगी के सतरंगी रंग देगी जिंदगी। वापस आ गए हैं और बहस मुबाहिसा तो होता रहेगा, लेकिन सुजैन हमारे साथ मौजूद है। सुजैन बहुत अच्छा गाती भी है, तो मैं चाहूंगी कि सुजैन थोड़ा सा अच्छा नहीं गाती, बस कोशिश करूंगी। अच्छा शौक है सुजैन के लिए, बहुत सारी तालियां।
छुपा हुआ है भाई? ये एक्चुअली कभी कभार हम लोग फ्रेंड्स बैठे होते हैं तो हम लोग कैरेओके गा रहे होते हैं, बस इसी तरह ही शुरू होता है, शुरुआत बिल्कुल हसन को याद करा। हाँ, और जी जो बहस आज हम कर रहे थे वो तो ऐसी बहस है कि हम उस पर 50-100 प्रोग्राम भी कर दें तो वो बहस ख़त्म नहीं होगी। सबके अपने अपने एक्सपीरियंसेस हैं, सबके अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू हैं, और बस यही कहेंगे कि जो भी ख़वातीन हज़रात जो भी अपनी बेटियों की या बेटों की शादी करते हैं, खुदारा उनके दिल का हाल ज़रूर मालूम कर लिया करें। अगर ज़रा सा भी आपको ऐसा लगे कि शक व शुबा हो कि जी हाँ इनको पसंद नहीं है रिश्ता, तो रिश्ता ना करें, क्योंकि बाद में रिश्ते बिगड़ने से बेहतर है कि पहले ही वो रिश्ता ना हो, कोई और रिश्ता हो जाए, कोई अच्छा रिश्ता हो जाए। जैसे मैंने पहले कहा कि बजाय इससे कि बेटियाँ बाद में आके घर पर बैठें, तो उनको वैसे ही घर पे बैठा रहने दें। बेटियां बोझ नहीं होती, रहमत होती हैं अल्लाह की। और कहते हैं कि लोग हैं ना खानदान के, वो भी नहीं बैठने देते, कहते हैं देखो देखो लड़की बड़ी हो रही है, जवान हो रही है, रिश्ता नहीं आएगा जल्दी से शादी को लग सकेगी। बिल्कुल बिल्कुल आपको। और जी एक शेर पे मैं ख़त्म करूँगी इस बात को कि बेटियाँ सबके मुकद्दर में कहाँ होती हैं, घर खुदा को जो पसंद हो वो वहाँ होती हैं। और जी प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है। काशिफ भाई ज़रा आ जाइए, और हम ज़रा एक अनाउंसमेंट करने चाह रही हूँ मैं। हमारे बिल्कुल बिल्कुल आज का दिन, मैंने कुछ दिन पहले भी कहा था कि बहुत सारे दिन ऐसे होते हैं जो हमारे लिए आम होते हैं लेकिन किसी के लिए ख़ास होते हैं, बहुत सारे दिन ऐसे होते हैं जो किसी के लिए ख़ास होते हैं, हमारे लिए आम होते हैं, लेकिन आज एक ख़ास दिन है। आज 1 तारीख अक्टूबर की हमारे बॉस हैं, एक्सप्रेस के CEO हैं इमरान अंसारी, उनकी सालगिरह का दिन है, तो हम सब उनको विश करते हैं हैप्पी बर्थडे टू यू इमरान साहब। अल्लाह ताला आपको सेहत दे, खुशियाँ दे आपके अपनों के साथ, और आपकी उम्र दराज करे। और एक गाना काशिफ भाई अगर उनके लिए गा लें आप तो बहुत अच्छा हो जाएगा जी। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तू जिए हजारों साल है मेरी ये आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, 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 हैप्पी बर्थडे टू यू नीला, हैप्पी बर्थडे टू यू। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तू जिए हजारों साल है मेरी ये आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, 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 हैप्पी बर्थडे। वेलकम बैक जी। कहते हैं कि रिश्ते आसमानों पर बनते हैं, मगर ये भी सच है कि रिश्ते बनते आसमानों पर हैं, लोग कहते हैं, लेकिन टूटते ज़मीन पर हैं। अब उनके टूटने की वजह क्या होती है ये हम लोगों को शायद नहीं पता। अक्सर बहुत सारी वजूहात हम अपने दिमाग में सोच लेते हैं कि ये वजह है, ये वजह है। कोई कहता है कि जी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, कोई कहता है कि जी लड़ाई झगड़े बहुत होते थे, कोई कहता है कि जी मोहब्बत नहीं थी। लेकिन एक बात सच है कि रिश्तों में अगर मोहब्बत ना हो, ऐसे रिश्ते जो कि इंसान खुद बनाता है, जिसको हम मियाँ बीवी का रिश्ता कहते हैं, अगर इस रिश्ते में मोहब्बत ना हो तब भी ज़िंदगी गुजर जाती है। अगर इस रिश्ते में अंडरस्टैंडिंग ना हो तब भी ज़िंदगी गुजर जाती है। लेकिन अगर इस रिश्ते में इज़्ज़त ना हो तो शायद ज़िंदगी ज़रा सी भी नहीं गुजर पाती, क्योंकि इज़्ज़त के बगैर कोई भी मोहब्बत, कोई भी रिश्ता, कोई भी अंडरस्टैंडिंग कहीं पर भी जो है वो आपको सेटिस्फाई कर ही नहीं सकती। क्योंकि जहाँ इज़्ज़त नहीं हो वहाँ इंसान को लगता है कि बाकी सारी चीज़ें झूठी हैं।
अगर आपकी कोई इज्जत नहीं कर रहा और बहुत मोहब्बत कर रहा है तो आप कहते हैं कि ये कैसी मोहब्बत है, जब मुझसे मेरी इज्जत ही नहीं करता है एक इंसान, तो फिर मोहब्बत कैसे हो सकती है। तो इज्जत के बगैर सारी चीज़ें झूठी लगती हैं, बेकार लगती हैं, बकवास लगती हैं। रिश्ते क्यों कर टूटते हैं? क्या इनकी वजूहात शादी के बाद की होती हैं या शादी से पहले ही इनकी वजूहात हमें देखनी चाहिए? क्या ऐसा होता है कि रिश्ते पर लोग राज़ी नहीं होते और ज़बरदस्ती रिश्ते कर दिए जाते हैं और फिर ये ज़बरदस्ती के रिश्तों का बोझ उठाते उठाते जब एक इंसान थक जाता है तो फिर वो उस बोझ से सुबुकदोश होना चाहता है, उस बोझ से फरागत पाना चाहता है और फिर अचानक ही एक रिश्ता ख़त्म हो जाता है और फिर उस रिश्ते के साथ बहुत सारे ऐसे ख़ानदान, बहुत सारे ऐसे लोग अलग हो जाते हैं कि जो कि उन रिश्तों की वजह से आपस में जुड़े होते हैं। क्योंकि रिश्ते जो होते हैं वो दो लोगों के नहीं होते बल्कि दो ख़ानदानों के होते हैं और उन रिश्तों के साथ और बहुत सारे रिश्ते जुड़े होते हैं जिसमें सास, ससुर, देवर, साला, नंद, साली और फिर उनके साथ जुड़े हुए और रिश्ते, यानी जिसको कहते हैं हमजुल्फ। उसके अलावा अगर नंद है तो नंद के बच्चों से रिश्ता, अगर देवर है तो देवर के बच्चों से रिश्ता, जेठ है तो उसके बच्चों से रिश्ता। तो ये बहुत सारे ऐसे रिश्ते होते हैं जो दो लोगों की वजह से आपस में जुड़ जाते हैं और आपस में इन लोगों की दोस्तियाँ हो जाती हैं और फिर जब ये दो लोग अलग होते हैं तो फिर सारे रिश्ते टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं और फिर इंसान का रिश्तों पर से एतबार उठ जाता है। आज हम बात करेंगे उन रिश्तों के बारे में जो कि एक बार तय पाने के बाद और एक दूसरे की ज़िंदगी में आने के बाद टूट जाते हैं। क्या इनकी वजूहात हमें पहले देखनी चाहिए रिश्ते तय करने से पहले या कि बाद में ऐसी वजूहात पैदा हो जाती हैं कि रिश्ते ख़राब हो जाते हैं? क्योंकि बहुत सारे देखने में ऐसा भी आया है कि पसंद की शादियां भी जो है वो अक्सर टूट जाया करती हैं। उनकी क्या वजूहात होती हैं और वो रिश्ते जो कि अरेंज मैरिजेस जो होती हैं वो क्यों ख़त्म होती हैं, उसके ऊपर आज हम बात करेंगे। और हमारे साथ बहुत अच्छे हमारे मेहमान मौजूद होंगे जो कि पहले भी हमारे शो पर आ चुके हैं, कुछ ऐसे हैं जो कि पहले हमारे शो पर नहीं आए हैं। तो मैं आपकी बहुत सारी तालियों में सबसे पहले बुलाऊँगी गुले राना को। हेलो रेनबो। सोच के हेलो रेनबो, हेलो रेनबो, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, एक और बड़ी ही प्यारी हमारी एक्ट्रेस हैं, बहुत सारे ड्रामों में आपने उनको देखा होगा और बहुत ही प्यारी, बड़ी खूबसूरत, आपकी बहुत सारी तालियों में सुजैन फातिमा। बहुत प्यारी लग रही हो आज तो माशाल्लाह, बैठो। और जी एक और खातून जिनसे आप किसी टॉपिक पर कहलवा लें उनको सब पता है, उनके पास हर चीज़ का तजुर्बा है। आपकी बहुत सारी तालियों में मिसेस खान। क्या गिरा दिया, माइक सब तोड़ फोड़ शुरू कर दिया आते ही इन्होंने। बैठिए, ये माइक ही मुझे खराब वाला दिया। When Mrs. Khan is there, you don't need anybody. Honest to God, this is compliment for you. Thank you so much. ये बात नहीं है, जरा थोड़ा सा हंसते बोलते रहना चाहिए ताकि दिल लगे सबका। क्यों? अच्छा जी, आज का टॉपिक आप सबको पता है। हाँ जी बिल्कुल। और आज हम बात करेंगे इस टॉपिक पे। सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि आखिर वजूहात क्या होती हैं। क्या वजूहात पहले से ही शुरू हो जाती हैं कि जब हमारे यहाँ हमारे सोसाइटी में बहुत सारे ऐसे, बल्कि ज़्यादातर रेशो ऐसे घरों का है कि जहाँ पे लड़की से बहुत ज़्यादा पूछा नहीं जाता, बस एक रिश्ता आ गया, भाई ये रिश्ता अच्छा है, कौन तुम्हें वो करेगा, कौन पालेगा सारी ज़िंदगी। और फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कि भाभियाँ घर में आ चुकी होती हैं और फिर एक नंद रह जाती है जी बेचारी, जिसकी शादी करनी होती है, या बहुत सारी बहनें होती हैं। तो बस जो भी अच्छा रिश्ता बस देखते क्या है कि जी कमा रहा है कि नहीं कमा रहा है, शक्ल सूरत उम्र वगैरह पे भी हमारे यहाँ बहुत कम लोग जाते हैं। तो जी शादी कर दी जाती है लड़कियों की और वो चुपचाप बेचारियाँ, क्योंकि वो दूसरों के रहमो करम पे होती हैं, खामोशी से वो शादियां भी कर लेती हैं। और उसके बाद फिर जो बाद में मसाइल पैदा होते हैं और फिर बच्चे होने के बाद और फिर 2-4 साल गुजरने के बाद जब उनकी डिवोर्स होती है तो फिर वो ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ होती है। तो आपके ख्याल में क्या ऐसा है हमारे सोसाइटी में या हमारे माशरे में? बहुत सारी लड़कियाँ होंगी ऐसे जिनके साथ ऐसा हुआ भी होगा कि जी, जैसे मेरी अरेंज मैरिज हुई थी, तो अरेंज मैरिजेस हो जाती हैं और उसके बाद मुझे जहाँ तक मेरा ख़्याल है कि शायद ये वजह है कि शादी से पहले हमारे यहाँ लड़की की रजामंदी जो है वो पूछी नहीं जाती, बस उन पर अपनी मर्जी थोप दी जाती है। दौर बदलता जा रहा है जवेरिया, और
था कभी ऐसा, लेकिन अब जो है जैसे जैसे अवेयरनेस आती जा रही, जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ रही है, क्योंकि सब चीज़ का दारोमदार एजुकेशन पे और अवेयरनेस पे है, जितनी अवेयरनेस और एजुकेशन बढ़ती जा रही है ये मामलात मेरा ख्याल है अब थोड़े थोड़े कम होते जा रहे हैं। और हर ख़ानदान में और हर घर में ऐसे लोग हैं जहाँ पे बच्चियों से पूछा जाता है, और आई थिंक ये ऐन इस्लामी है, बच्चियों से पूछना जो है ये बिल्कुल ऐन इस्लामी। लेकिन कहीं ऐसा भी होता है कि अगर पूछने के साथ साथ उनको ये भी बता दिया जाता है कि भाई देखो रिश्ता अच्छा है, आ गया है, अब तुम शादी कर लो, अब कब तक बैठी रहोगी, कब तक हम तुम्हें देखें, हम कब तक ज़िंदा हैं, हम कब तक तुम्हें देखेंगे, भाई हैं भाभी हैं, इस टाइप की बातें करके उन्हें इमोशनली जो है ना इस हद तक ले आया जा रहा था कि वो कहते हैं कि हाँ चलो ठीक है, माँ बाप ठीक ही कह रहे हैं, चलो हम कर लेते हैं शादी। हाँ अब मैं एक शो कह रही हूँ, उस चैनल का नाम नहीं लूँगी, तो उसमें यही है कि वो सब शादियाँ करानी होती हैं। तो जब मैं उस लड़की के साथ बैठती हूँ, मैं डिस्कस करती हूँ, बात करती हूँ, तो मैं पूछती हूँ कि तुमने लड़का देखा, कौन है? कहती कभी नहीं देखा। नाम क्या है? हाँ नाम ये है। कभी दिल किया मिलने को? क्यों, मतलब ज़िंदगी तुमने गुजारनी है, चलो माँ बाप ने रिश्ता तय कर दिया, मगर क्या पता कि वो तुमसे एज में बड़ा हो। ऐसी ऐसी फैमिलीज में शादियां देखी है, इतना भी नहीं है कि लड़की को कुछ ना पता चले। होता है, नहीं है, बिल्कुल है कि एज ना बताई जाए। ये नहीं अरे होता है हमारे यहाँ। आप गाँव में जाए जरा, गाँव देहातों में मेरी मेट की बेटी की शादी ऐसे कर दी, इसने देखा ही नहीं था किसी को उसने। बिल्कुल बिल्कुल होता है ऐसा। और जब और अभी उसकी एक शादी हुई, वो खत्म हुई, अब दूसरी शादी लेकिन जा रहे हैं, और दूसरी शादी करने गए हैं। नहीं, अब जो दूसरी शादी करने गए हैं उसको नहीं पता, उसने देखा ही नहीं लड़के को। बात लोअर क्लास अपर क्लास की नहीं, बात लड़की की हो रही है। हाँ। लड़की की बात है कि वो चाहे वो लोअर क्लास की हो चाहे अपर क्लास की हो, पूछना एक मैं तो बार बार यही कहूंगी, एक ऐन इस्लामी पे हम मेरा ख्याल है सब। तो खैर देखें जगह कि ये इस्लाम में कहा गया हुआ है कि अगर लड़की इजाजत देगी, जब तक हाँ नहीं बोलेगी तो वो निकाह दे जाए। निकाह में तो हाँ तो कह देती है, हम ये बात कर ही नहीं रहे कि जबरदस्ती नहीं कह रहे कि शादी कर देते हैं। उनको इस हद तक लेकर आते हैं माँ बाप बहन भाई कि वो कहती है कि चलो ठीक है इनकी बात मान ही लो। जैसे मैं अपनी मेट का बता रही हूँ, उससे मैंने कहा तुमने लड़का देखा? कहती है नहीं। अच्छा भाई क्या क्यों कर रही? बस वो अम्मी ने कहा कि एक दफा तुम्हारी तलाक हो गई, अब तो दोबारा शादी नहीं होगी, बस कर लो। एक और सिनेरियो भी चली गई, सामान बांध के शादी। हमारे यहाँ एक और सिनेरियो भी है जो कि आम देखने में नजर आता है कि वो उसकी बहन जो है वो उससे बेहाई भी है, तो उसके जैसे आप वट्टा सट्टा कह लें, या और एक ख़ानदान में जो चला आता है कि वो चचा का बेटा है, वो खालू का बेटा है, मामू का बेटा है, तो बस वो क्रॉस मैरिजेस जिसको कहते हैं वो होती चली आती है। अब बचपन से कह दिया करते हैं कि ये तुम्हारे ताया का बेटा है तो उससे तुम्हारी शादी होगी, बड़े होके वही जहन में होता है कि इस लड़की से मेरी शादी होनी है, चाहे भाई भले ये जैसी भी हो। ऐसा भी होता है। और फिर इसके बाद जब आप इस तरह की शादियां कर देते हैं और लड़की को अगर शौहर पसंद नहीं आता या उसको शादी से पहले भी नहीं पसंद आ रहा होता और बाद में और उसके साथ प्रॉब्लम, तो उसके लिए ज़िंदगी गुजारना कितना मुश्किल होता होगा। हम तो 2 मिनट ऐसे इंसान के साथ बैठ ही नहीं सकते जिसको हम पसंद ना करते, चाहे वो लड़की हो चाहे वो आदमी हो। तभी तो प्रॉब्लम्स क्रिएट, तो फिर सारी ज़िंदगी कैसे गुजारते हैं इंसान? मार कुटाई जब भी तो शुरू होती है। अब आप देखें कि उनके घरों में सुख चैन नहीं होता है, वो चिक 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 कर लगी हुई होती है, और उसी में आप देखें कि 5 6 7 बच्चे हो गए होते हैं। हम कहते हैं ये क्या हुआ? नहीं, बच्चे तो खैर जानवरों के भी हो जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। उसके बावजूद बच्चे तो कोई ऐसा वो नहीं है, और वो सारा इफेक्ट जो होता है वाकई में बच्चों पे जा रहा होता है। तो ये है कि बाज़ दफ़ा बहुत सोच समझ कर माँ बाप को ये एक्शन लेना चाहिए। अच्छा, आप तो शादियाँ कराती हैं ना, आप मुझे बताएं कि आपकी नज़र में कितने ऐसे लोग आए हैं जिन्होंने आपसे कहा हो कि जी हमारी बेटी के लिए रिश्ता चाहिए ये वो, और जब आपने रिश्ता बताया हो तो आपने कहा हो कि लड़की से पूछने, उन्होंने कहा था बस हम देख लेंगे काफ़ी है, लड़की से पूछना ज़रूरी नहीं है, वो कर लेगी हम जहाँ कहेंगे? ऐसा हुआ है आपके साथ? नहीं, इस तरह नहीं होता, क्योंकि अब हमारे यहाँ कराची में जो है लोगों को बड़ी अवेयरनेस है। और कराची की बात नहीं करी तो मैं तो पूरे पाकिस्तान की बात कर रही हूँ। पूरे पाकिस्तान को ले तो हाँ, जहालत तो हमारे यहाँ है, गांव देहातों में बहुत जहालत है और वहाँ लड़की से नहीं पूछा जाता। अगर आप सिंध की बात लें तो सिंध में तो ये छोटी लड़कियाँ बड़ी बड़े वडेरों से ब्याह दी जाती हैं, और आप देखें कि क्या उनकी ज़िंदगी होती है कि वो हिल नहीं सकती, शौहर की इजाज़त के बगैर कुछ कर नहीं सकती। माँ बाप के घर भी नहीं जा सकती, उनको इजाज़त नहीं होती कि उनकी परमिशन के बगैर वो माँ बाप के घर साल हर साल नहीं जा सकती, और उधर नौकरों की तरह रह रही होती हैं, सास नंदे उसके ऊपर दबाव डाल रही होती हैं।
क्योंकि अभी वो इतनी मेच्योर नहीं होती है, वो डर रही होती है, और फिर वो गरीब की लड़की होती है, पैसे वालों में चली जाए तो और उसको दुख और उसको तकलीफ। अच्छा, कभी ऐसा भी होता है कि बहुत सारा ऐसा भी देखा गया है कि किसी ने अगर किसी से पैसा उधार लिया हुआ है और उसका कर्जा देना है और वो कर्जा नहीं दे पा रहा है, बहुत जगहों पर ऐसा हुआ है कि वो कर्जा नहीं दे पा रहा है, मैंने अखबारों में भी 1-2 दफ़ा इस तरह की कोई खबरें सुनी हैं, तो वो जी अपनी बेटी की शादी कर देते हैं उससे कि जी आप कर्जा ना दें, आप जी हम अपनी बेटी दे देते हैं। ये भी है, लेकिन बात सारी की सारी ये है कि जिस टॉपिक पे आप आज बैठे हैं हम लोग बात करने के लिए, क्योंकि हम लोग जो हैं वो अपने प्रोग्राम्स और ये चीज़ें इतने शौक़ से देखते हैं कि ये बहुत अच्छा स्टेप है जवेरिया जो आपने ये उठाया कि लोगों को अवेयरनेस आएगी इस चीज़ से कि भाई, क्योंकि हम इस टॉपिक से ये नतीजा नहीं अखज़ कर सकते कि आया ये चीज़ ठीक है, ये चीज़ ठीक है, हम अवेयरनेस ज़रूर दे सकते हैं लोगों को कि ठीक है, वालिदैन सर आँखों पर बड़े होते हैं, उनको तजर्बा भी होता है, वो अपने एक्सपीरियंस के तौर से बताते हैं, लेकिन अपनी बच्चियों से भी पूछना चाहिए, और बच्चियों से अलावा बेटों का भी वही आलम है। कुछ वालिदैन जो होते हैं वो अपने बेटों पे इतने ज़्यादा हावी होते हैं कि वो कहते हैं बस ये, फिर इसीलिए फिर दूसरी और तीसरी शादियों का जो है वो करता है कि ये तो आपकी मर्जी से कर ली हमने, अब हम अपनी मर्जी से करेंगे। ठीक है, इट्स वन एंड द सेम थिंग विद लड़कियां एंड लड़के, मैं समझती हूँ। तो दोनों से जो है वो मर्जी पूछनी चाहिए वालिदैन की, और उसी में फिर बच्चों की खुशी में खुश जाएं आप। लेकिन बाज़ दफ़ा ये देखें ना, अब आप देखें इंटरनेट वगैरह और फेसबुक वगैरह पर से लड़कियां जो है दोस्ती कर लेते हैं और फिर अपनी दोस्ती में अपने आगे भी बढ़ जाते हैं, और क्या होता है स्टबन होती हैं बच्चियां, घर से भाग जाती हैं, खुद भी शादी कर लेती हैं, एंड रिजल्ट क्या होता है? तो वही तो बात है ना कि 2-3 महीने रहती हैं और फिर माँ बाप के घर आ जाती हैं। यही बात हो रही है कि गारंटी है ही नहीं किसी भी रिश्ते की कि अगर आप पसंद की शादी करते हैं तो वो भी नाकाम हो सकती है, अगर आप अरेंज मैरिज करते हैं तो वो भी नाकाम हो सकती है। बात ये है कि कम चांसेस अरेंज मैरिजेस में होते हैं, कम चांसेस। लव मैरिज में तो यू आर टोटली ब्लाइंड, आपको उसके फ्लॉज का तो पता ही नहीं होता, आपको उसकी खामियों का नहीं पता होता, आप सिर्फ शक्ल सूरत पर या पैसे पे जा रहे होते हैं। ठीक है, वो ठीक है, वो लव मैरिजेस जो मैंने ऐसी बात नहीं है, प्यार भी होता है भाई, आप नहीं देखते कि उसके माँ बाप आपको एक्सेप्ट करेंगे। आपकी जिंदगी में होगा, बहुत सारे लोगों की जिंदगी में मोहब्बतें हैं और सच्ची मोहब्बत होती है और वो कामयाब जाते हैं। मैं आपसे पैसे शक्ल की बात नहीं होती, मैंने बहुत सारी मोहब्बतें ऐसे भी देखी हैं जो शक्ल है ही नहीं, शक्ल है ही नहीं, शादी होती है। एक छोटी सी अर्ज मेरी सुन लीजिए, जो मैंने देखा है, जो तजर्बा किया है, कि शायद ये भी होता है, कहीं आप सब बच्चियां बैठी हुई, ख़वातीन हम लोग यहाँ पे बैठे में, कि जब इंसान अपनी मर्जी से कोई काम करता है तो उसको लेके चलने का उसमें ज़्यादा जो है वो एहसास हो जाता है कि तो मैंने अपनी मर्जी से किया है, मैं अब अपने वालिदैन को दुख नहीं दूंगी। तो वो कॉम्प्रोमाइज़ का जो रेशो है वो 90% तक चला जाता है। बिल्कुल ऐसा है कि बिल्कुल लेकिन आपकी जब जिंदगी इतनी अजीरन कर दी जाती है तो आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं होता। मोहब्बत की शादियां जाते हैं वापस अपने फिर आप जो कह रही हैं कि 20% और आपको वहाँ पे घर में भी किसी दूसरे की भी सुन लें, आप जो कह रही हैं कि मोहब्बत की शादियां 20% होती हैं, मुश्किल से जो होती हैं, लेकिन हमारे सामने बहुत सारी ऐसी चलती हैं नहीं, हमारे सामने बहुत सारी ऐसी मिसालें मौजूद हैं, हमारे मीडिया में ही मौजूद हैं कि जो लव मैरिजेस हुई हैं और माशाल्लाह 15-15, 20-20 साल होने वाले हैं, वो चल रही हैं और अब तक हैं, जहाँ तक कि एक इंसान ऊपर भी चला गया और आज तक भी बात नहीं कर रहे ना। हम शो बिजनेस में हर किस्म की क्लास है। आप अगर ये कहते हैं कि शो बिजनेस सिर्फ अपर क्लास के लोग हैं, ऐसा नहीं, हर क्लास के लोग हैं। अब आप देख रहे हैं मीडिया पे उसको कत्ल कर दिया, उसको कत्ल कर दिया, ये हो गया, हर जगह ही होता है, हर जगह होता है, हर जगह होता है। जब आप इंटीरियर की बात कर रहे हैं, बहुत सारे पढ़े लिखे जाहिल भी मौजूद हैं। आपको एक बात ऐसी बात नहीं है, बात काट रही हूँ कि अक्सर ये हुआ है, देखा जो मेरा तजर्बा मैंने देखा कि आप वालिदैन शादी करते हैं, चाहे वो अच्छा भी हो, वो लड़की जो है और वो लड़का जो है वो कहेगा आपने की थी शादी, आप भुगते, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो। मैंने मैक्सिमम ये देखा है, चाहे औरत अच्छी भी होगी क्योंकि उसने दूसरी करनी होगी तो वो तो डाल देगा माँ बाप पे कि तो आपने की थी, आप भुगते हैं, आप लेकर आए। नहीं, लेकिन जब अरेंज मैरिज हो तो ये भी नहीं होता कि लड़की और लड़के की रजामंदी ना हो, उसमें लड़के लड़की की भी रजामंदी होती है और पेरेंट्स की भी रजामंदी। अब ये है ना, अब जब तुम बताओ सुजैन, तुम क्या कह रही थी कि तुम जो शादियां जो करवा रहे हो उसमें लड़कियां क्या कहती हैं?
वो यही लड़कियां कहती हैं, पूछूं कि आपने कभी लड़के से मिली तो कहती नहीं मिली। अच्छा शादी क्यों कर रही हो? वो मैंने बोला कि माँ बाप ने शादी कर दी होगी, उन्होंने देखा होगा लड़का अच्छा होगा, लड़का अच्छा होगा, इस वजह से शादी नहीं की। और ये कराची की ही बात है, ऐसी बहुत सारी जगहों पे, जिस तरह बहादराबाद हो गया, न्यू कराची हो गया, यहाँ की फैमिलीज़ हैं जो कहती हैं कि लड़कियाँ कहती हैं कि हम लोगों ने लड़के को देखा ही नहीं है। और वो कहीं कहीं ऐसी हैं जो जब बारात आ रही होती है, जब लड़का आ रहा होता है तो वो देखते हैं कि अच्छा ये लड़का है। हमारे आपके घरानों में तो नहीं ना ये होता। भाई हम आपके अपने घर की बात नहीं कर रहे, हम पूरी माशरे की बात कर रहे हैं। हमारे मीडिया के लोग मिसेस खान आप आज कुछ खाकर आई हैं, आपको समझ नहीं आ रही बात। नाश्ता गलत कर लिया आज आपने। बात सुने, आज आपने नाश्ता गलत कर लिया। आप जब वहाँ बैठी नहीं थी तब आप कुछ और कह रही थी। अच्छा हाँ, ये यही करती, कैमरे पे आके एकदम बदल जाती है ये औरत का, बिल्कुल चेंज है। वहाँ तो आप कह रही थी कि ये नहीं देखिए, अरेंज मैरिजेस में आपके माँ बाप रिस्पॉन्सिबल होते हैं, बहन भाइयों पे भी तभी तो कह रहे हैं। तो बात सेकंड कर दी कि वो कहते हैं जी आप रिस्पॉन्सिबल हैं, आप देखिए आपका काम जाने। कहीं काम बिगड़ने वाला होता है तो दोनों फैमिलीज आपस में मिलकर टेबल पे एक बात फैमिलीज बैठ के कितनी बात करने, अगर मियाँ बीवी राजी नहीं है तो कोई उनको साथ रख ही नहीं सकता। तो किया जाता है, कई उनको बातें बताई जाती है कि आपके बच्चों का आगे मसला वो वक्ती तौर पे हो जाते हैं, वक्ती तौर पे हो जाता है। तैयार होता है। लव मैरिजेस में भी बात कॉम्प्रोमाइज होता है। हम ये बहस कर ही नहीं रहे कि कहीं लव मैरिज में होता है या नहीं होता है, हम तो ये बहस करें कि रिश्ते क्यों टूटते हैं, उनकी वजूहात क्या है, कि शादी से पहले ही हमें देख लेना चाहिए कि अगर लड़की या लड़का राजी नहीं है तो जबरदस्ती या फिर उनको बहला फुसला के उनकी शादियां नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बजाय इसके कि बाद में आपकी बेटी घर आके बैठे, आप पहले ही उसको मेरी बात सुनो, एक बात कहूंगी, माँ बाप सिर्फ शक्ल सूरत पैसा वगैरह सब कुछ नहीं देखते, वो हड्डी बोटी सब कुछ देखते, घर कैसा घर है, सब कुछ है। आजकल ऐसा कुछ नहीं है, एक बड़े मजे की बात बंद होती है और आप शादी कर। आजकल सिर्फ माँ बाप कहते हैं रिश्ता आ जाए बस, करता क्या है नहीं करता ये तो बहुत दूर की बात है। आजकल तो रिश्ते ही है, बड़े मजे की बात है। मैं नहीं करता क्या है, बगैर करते हुए अगर आप करते मेरी तो सुन ले, अगर आप दोनों चीजें देखने निकलेंगे तो जो पैसे वाला होगा वो शरीफ नहीं होगा और जो शरीफ होगा वो बेचारा गरीब होगा। बिल्कुल ऐसे ही है। तो अगर ये बदमाशी और आंख में टक्का करना, उसमें गुर्बत और ये अमारत नहीं देखा। अगर ये कॉम्बिनेशन कहीं मिल जाए तो उसको जाया ना करें प्लीज। अच्छा आप देखिए प्लीज, मोहब्बत को आंख में टक्के के ऊपर ना लें। मोहब्बत एक बहुत अच्छी चीज होती है, बड़ी प्यारी सी चीज होती है। वो मोहब्बतें नहीं रही जो मोहब्बतें पहले बस करते क्यों नहीं है भाई? अरे अच्छा अब मैं कल का तुम्हें किस्सा सुना दूं? नहीं, एक किस्से में 50 किस्से मोहब्बतों के, आप बताएं आप क्या करेंगे? लड़की लड़का कहते थे हम बहुत मोहब्बत करते, बहुत मोहब्बत करते। वो एक रेस्टोरेंट में चाइनीज में बैठे हुए, वो लड़की लड़का किसी और के साथ आए हुए, वो एंटर हुआ, वो भी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। वैसे तो वो बहुत मोहब्बत और दोनों की उधर लड़ाई हुई। अच्छा हाँ जी, अब आप बताएं। वो तो बड़ी मोहब्बत है जता रहे हैं ना, बहुत मोहब्बत है। सच्ची मोहब्बत है आप लोग की तालियां बताएंगी। मिसेस खान हम जीत गए, मोहब्बत जीत गई, मोहब्बत जीत गई। चार लड़कों से अच्छा वैसे कॉलर मौजूद है, अगर आप चाहें तो हम उनसे बात कर लें। आप ये देखिए जो हमने ये बात की तो वो खातून किस तरह से शर्माई है कि बस मैं क्या बताऊं, ऐसे यूं हो गई। चल रही है मोहब्बत अभी भी। हाँ जी कौन है? हेलो अस्सलाम वालेकुम। ये कॉर्नर पे जो है लो भाई लाइन ही कट जाती है हमारे। ऐसी बात नहीं कि मोहब्बत नहीं चलती। मिसेस खान ने लगता है बड़ी खुश जिंदगी गुजारी है, इनकी शादी बहुत जबरदस्ती कराई गई थी, इनकी हरकतों से लग रहा है अच्छा जी एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, इनको भी थोड़ी सी ब्रेक देते हैं, देखते रहिएगा सतरंगी, क्योंकि सतरंगी रंग देगी जिंदगी। और बात हो रही है रिश्तों पर, ज़बरदस्ती के रिश्तों पर जो कि जोड़ दिए जाते हैं और फिर वो बोझ बन जाते हैं और फिर उन बोझ को उतारना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जब वो बोझ उतरता है तो बहुत सारी ज़िंदगियां जो हैं वो मुतासर होती हैं और ख़ासकर वो बच्चे जो कि इस दुनिया में आ चुके होते हैं और फिर वो माँ बाप को लड़ते हुए या अलग होते हुए देखते हैं तो उनके छोटे छोटे जहनों पे, मासूम जहनों पे कितना फ़र्क पड़ता है। फिर ये सारा असर जो होता है ये उनकी आगे वाली आने वाली ज़िंदगी पे कितना असरअंदाज होता है। इन सब चीज़ों के जो असरात होते हैं वो उनकी ज़िंदगी में कॉम्प्लेक्स
जो होता है वो आ जाता है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें कि उनका रिश्तों पर से एतबार उठ जाता है। फिर जब उनकी शादी होने वाली होती है तो वो 25 दफ़ा सोचते हैं कि जी हम शादी करें या ना करें। बहुत सारे 2-4 लोग ऐसे भी हैं जिनको मैंने देखा है कि बहुत सारे ऐसे उनके सामने रिश्ते ख़राब हुए हैं कि वो उन्होंने शादी करने से ही मना कर दिया कि हम अब शादी ही नहीं करेंगे। जो हमारे आसपास ज़िंदगी में जो कुछ हमने देखा है, उसके बाद कुछ ख़वातीन भी ऐसी हैं जो मेरे आसपास मौजूद हैं, जिनको मैं जानती हूँ, कि उन्होंने फ़ैसला किया कि हम ज़िंदगी भर शादी ही नहीं करेंगे क्योंकि हमारी बहनें जो हैं वो इतनी तकलीफ़ में रही हैं या इतनी परेशानी में रही हैं, हमारे भाई इतने परेशान रहे, तो हमने शादी ही नहीं करनी। और अब उनकी उम्रें जो हैं वो 45 से ऊपर हो चुकी हैं और वो अपनी बात पे कायम है। एक बहन है वो भी इसी वजह से अब वो 40+ हो गई है। वो ये कहती है कि जो आसपास जो मैंने अपनी फैमिलीज़ या जो देखा है कि शादी होने के बाद तलाक़ें हो जाती हैं, ज़्यादा टाइम नहीं गुजारा जा सकता, झगड़े, तो मैं क्यों करूं, तो मैंने करनी ही नहीं है। हाँ, सिरे से वो लड़कियां मना कर देती हैं। मुझे आज के शो से एक सवाल जहन में आ रहा है कि मिसेस खान आपसे पूछती हूँ, व्हाट इज़ द क्राइटेरिया, क्या कैलकुलेशन है एक अच्छी मैरिज के लिए? क्या कैलकुलेट कर सकते हैं आप? मुझे नहीं समझ आता। देखें, हाउ कैन यू कैलकुलेट? एक बात बताऊं, अभी ये एक बच्चा कह रहा था कि वो पैसा देखते हैं, हाँ, तो पैसा देखते हैं। देखो पैसे के बगैर क्या चीज चल सकती है? पैसा तो एक चीज है जो कि आप जरूर देखते हैं कि आपकी इनकम के लिहाज से आपकी बच्ची उस घर में जा रहे हैं कि वो जिंदगी गुजारेगी, तो उसके पास इतना पैसा हो कि वो उसको खिला पिला सके, अच्छा स्टैंडर्ड उसका जो है वो मेंटेन करे। लेकिन मैं पूछ रही हूं कि कैलकुलेशन क्या है? कैलकुलेशंस ये है कि वो पढ़ा लिखा हो, कमाता हुआ हो, अपनी बीवी की इज्जत करता हो, अपनी फैमिली की इज्जत करेगा, अपनी माँ की इज्जत करेगा तो बीवी की भी इज्जत। और अगर फर्ज करें जैसे हमारा सिनेरियो है, जैसे हम लोग जिस रह रहे हैं, जिस मुल्क में हम रहते हैं, वहाँ पे तालीम का रेशो इतना नहीं है, तो क्या शादी नहीं हो फिर अगर ये सब कुछ उसके पास अगर नहीं? और बाज बच्चे मैंने देखे हैं कि वो मैट्रिक इंटर पास है, लेकिन वो इतने अच्छे छोटे मोटे बिजनेसेस में इतना अच्छा 1.5, 2, 3 लाख रुपए बना रहे कि उनकी बड़ी अच्छी अच्छा नहीं, कहीं पे ऐसा भी होता है कि कुछ माएँ और कुछ बहनों का ख्याल ये होता है कि अगर लड़का कुछ नहीं करता तो शादी कर दें, शादी कर देंगे तो वो लड़की अपनी किस्मत खुद साथ लेकर आएगी, शादी करेंगे, जिम्मेदारी पड़ेगी तो ये खुद कमाएगा, खुद धमाएगा, जो बंदा कुछ नहीं कर रहा होता है। क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो कुछ नहीं करते और उनकी शादियाँ इसीलिए कर दी जाती हैं कि उनके सर पे पड़ेगी तो ये करेंगे। ऐसा भी होता है। कुछ जगह ऐसा हुआ है कि वो लड़के वाकई समझदार हो जाते हैं और रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं, वो देखते हैं, लेकिन ये बहुत कम होता है। लेकिन बाज़ जगह होता है कि एक लड़की आती है तो वाकई वो लड़के की किस्मत बहुत बदल देती है। इट इज़ अ फैक्ट। लेकिन क्या ये एक चला नहीं आ रहा कि हम बहुत, क्योंकि हमारी आंखें तो बंद नहीं, हम लोग अगर वो दौर नहीं पिछले देखे हुए सुने हुए तो हैं अपने वालिदैन से पिछले, तो वो तो 17-18 साल की उम्र में, जैसे माय फादर गॉट मैरिड व्हेन ही वाज 19 एंड माय मदर वाज 14। उस जमाने में कर दिया जाता था और उस जमाने में सपोर्ट फैमिली करती थी। उस जमाने में पेरेंट्स के साथ जॉइंट फैमिली होती थी, तो उसमें सब लोग एक ही तरह के कपड़े पहनते थे, एक ही खाना सबके लिए बनता था, सबके लिए रोटी वही बनती थी, वही दस्तरखान। ये नहीं कि अब आज रात को वो मंगा रहा बच्चा, मुझे खाना नहीं पसंद, अब वो मैं डील मंगा रहा हूँ, अब वो मैं ये कर रहा हूँ, सब अपने अपने खाने मंगा रहे हैं, ये सिस्टम नहीं था। डिवोर्स रेशो अब बढ़ा है, हम समझते हैं कि हम तरक्की की तरफ जा रहे हैं, तो इसलिए डिवोर्स रेशो बढ़ा है कि उसकी वो नॉर्थ पे, वो साउथ में, वो वेस्ट में, ईस्ट में, सबकी थिंकिंग अलग है। मियां बीवी के बीच में और लोग कहां से आ गए? इतना होल्ड था कि वो बच्चों को एक साथ लेकर चलते थे। अब ना बच्चों की कोई मानता है, ना माँ बाप का। उनका रोप, दरअसल माँ बाप ने की कमजोरियां है, माँ बाप ने अपना रोप कम कर दिया। क्यों किया है? माँ बाप सख्ती करते थे हम पर, हम कभी उफ कर सकते थे? कुछ हम तो नहीं कर सकते थे। हम तो अब बच्चा कहता है हमें ये लेकर दो, हमें ये लेकर दो, फिर हम पढ़ेंगे। हमें कहा जाता था पहले ये अचीव करो, पहले ये रिजल्ट दिखाओ, फिर हम लेकर देंगे। अब डिफरेंस ये है। अब तो ये बात है ना कि एक मजे की बात भी तो बीच में कर लेनी चाहिए ना। वो बच्चा जो है वो अब्बा से मुस्तकिल पूछ रहा है, अब्बा व्हाट इज, ये क्या है? उन्होंने कहा बेटा मुझे नहीं पता। उन्होंने कहा अच्छा ये क्या है? उन्होंने कहा मुझे नहीं पता। तीसरी दफा उसने कहा मुझे नहीं पता। अब बच्चा चुप हो गया। उन्होंने कहा बेटा पूछ, क्यों नहीं रहा? उसने कहा आप कुछ बता नहीं रहे। उसने कहा पूछोगे नहीं तो इल्म कैसे बढ़ेगा? हाँ। अजीब बात है। तो वालिदैन पे आ गया सारा कुछ, हम पे आ गया। हम इस काबिल शायद नहीं रहे कि अपने बच्चों को कंट्रोल कर सके। बिल्कुल। देख बात तो ये निकल रही है। पहले तो जैसे लड़की की शादी होती थी तो घर वाले माँ बाप कहते थे कि बस अब यहीं से तुम्हारा जनाजा निकलेगा, वापस अभी भी यही कहते हैं बहन
नहीं अभी माँ बाप सपोर्ट करते हैं, प्लस वो भी जान गए हैं कि अच्छा जी इनकी बेटी भी अब इस काबिल है कि वो खुद भी 7-8 जनाजे निकाल सके। अच्छी बात है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो ये इस चीज़ को अफेक्ट करती हैं, हालात, मामलात, तमाम चीज़ें। अच्छा, अभी कुछ ऐसा भी है कि कुछ जब शादियाँ होती हैं लड़कियों की, बहुत अच्छा ससुराल होता है, सब कुछ सही होता है, लेकिन जो माएँ होती हैं वो लड़की को ये दिमाग में डाल के भेजती हैं कि बेटा ससुराल को तो तुम छोड़ दो, बस मियाँ को अपने हाथ में कर लेना है, मियाँ को काबू कर लोगी तो सब तुम्हारे आगे पीछे होंगे। और उसके बाद फिर वही जो माएँ होती हैं वही अपनी बेटियों को फ़ोन कर के पूरी खबर ले के और फिर उनको बता के कि तुम अब ये करो, अब ये करो, अब ये करो। तो ये लड़कियों की भी गलतियाँ और ये माओं की भी गलती है, क्योंकि जब दो लोगों के बीच में कोई तीसरा आता है, चाहे वो लड़की की या लड़के की माँ ही क्यों ना हो, तो वो रिश्ते ज़रूर ख़राब होते हैं। तो माओं का भी बहुत किरदार होता है बेटियों का घर खराब करने में। एक बात तुम बहुत सही बात कह रही हो कि ये जब लड़का कंट्रोल में आ जाता है बीवी के, उसकी बीवी की सुनता है और मानता है, तो माँ बाप भी घबरा जाते हैं कि अगर हमने इनके खिलाफ कोई बात की ना फैमिली में और बहन भाइयों के खिलाफ, इनके खिलाफ गए तो हमारी हो गई ऐसी तैसी। वो लड़का इतना स्ट्रांग हो जाता है कि वो माँ बाप को भी गालियाँ सुनाता है और माँ बाप को भी आंखें दिखाता है, और उसकी बीवी सबसे ज़्यादा ऐश कर रही होती है और ना वो काम कर रही होती है, और वाह वाह सास उसी को वाह वाह, उसी बेटे की बीवी की भी वाह वाह हो रही होती है। मेरी तो आंखों के सामने ये चीज़ है। मैं तो, और दूसरी बहू इतनी एफिशिएंट होती है, इतनी अच्छी होती है, उसकी कोई अच्छाई को नहीं लेकर चलेगी, बस वही पीछे तो बुराइयां होती होंगी, पीछे सास बुराइयां करती है। एक पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं, ये पर्सनल एक्सपीरियंस हमारे घर भी हो रहा है। माय नीस, मेरी सगी भांजी, शी गॉट मैरिड 2 days बिफोर ईद एंड शी इज ब्रिटिश नेशनल, और सारी माशाल्लाह शी इज 26-25, शी गॉट मैरिड टू अ पाकिस्तानी पर्सन, और वो लंदन छोड़ के इस्लामाबाद में बस गई आके, एंड शी इज़ हैप्पी। मैंने उनकी वालदा को कहा, अपनी बहन को, मैंने कहा अब उसको कॉल करके नहीं पूछना कि बेटे तुम किचन में हो, ओहो तुमने तो कब कॉल ही नहीं करो उसको, शी इज़ सो हैप्पी। और आई टोल्ड हर, मैंने उसे समझाया, मैंने कहा बेटे अब आप आई हैं इतने सारे लोगों में, तो आप अपने आप को थोड़ा चेंज करें, सही आप उनमें अपने आप को रंगेंगी, कर लेते हैं तो वो खुद ब खुद ही खुश हो जाएंगे। तो बहुत सी जिम्मेदारी हमारी ना, when there is a will there is a way। जब आप चाह रहे होंगे तो रास्ते खुलते चले जाएंगे, अगर आप चाह ही नहीं रहेंगे तो फिर सारी चीजें, सब चीजें नेगेटिव होती रहेंगी। तो जो टॉपिक है हमारा, उससे ये नतीजा मेरा ख्याल निकलता है कि अगर आपस में, फिर वही बात किरण की आ जाती है कि अगर आपस में अंडरस्टैंडिंग है, खुश है, एहसास है, सबसे बड़ी बात ये एहसास है, तो इस चीज़ का रेशो बहुत कम से कम होता चला जाता है। लेकिन क्या ऐसा वाकई होना चाहिए कि जब तक लड़की की रजामंदी ना हो, जब तक उसको लड़का पसंद ना आए, चाहे वो देखे, चाहे वो बात करे, चाहे उसको तस्वीर दिखाई जाए, क्योंकि सबसे पहले तो लड़की बेचारी वो शक्ल ही देखती है ना। हाँ, सबसे पहले तो वो उन लड़कियों के बारे में बात हो रही है जो कि अपनी मर्जी खुद नहीं वो कर सकती, या जिनके घर में ऐसा माहौल नहीं है कि वो खुल के कह सके कि हाँ मुझे एक लड़का ये पसंद है, या मुझे सामने रिश्ता पसंद नहीं है, या हाँ मैं इस आदमी से शादी नहीं कर सकती, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो अगर उस लड़की को उसकी शक्ल ही पसंद नहीं आ रही है, या उसकी पर्सनैलिटी पसंद नहीं आ रही है, या कोई भी ऐसी बात उसको पसंद नहीं आ रही है, और उसकी आप शादी कर देंगे, तो वो कैसे एडजस्ट करेगी उस माहौल में, जबकि वो बंदा ही उसको पसंद नहीं है। तो फिर उसके घर वाले उसको क्यों अच्छे लगेंगे जब वो लड़का ही पसंद नहीं है? क्योंकि जब इंसान को कोई पसंद होता है तो फिर वो उसके साथ जो लोग जुड़े हुए होते हैं उनका भी ख्याल करते हैं। शादी से पहले थोड़ा सा एक दूसरे को टाइम देना चाहिए, चाहे वो फैमिलीज बीच में आए या लड़का लड़की एक दूसरे से मिले, आना जाना रखें, ताकि उस इंसान का पता चल सके, उसके नेचर का। जब तक नेचर नहीं पता चलेगी तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। तो वो बेहतर है कि शादी के बाद तलाक हो, शादी से पहले बोलो कि नहीं इसमें ये प्रॉब्लम्स हैं, हो सकता है हमारी नहीं चल सकती। हाँ, क्योंकि तो बेहतर है कि बंदा करे ही नहीं। हम जानते नहीं है, जिनको जो गैर लोग होते हैं उनको पहचानने में थोड़ा टाइम तो लगता है, टाइम लेना पता नहीं, समझ नहीं आता। वैसे फिर मेरी वही बात आ जाती है कि शादी, ये जो फ्रेजेस बनते हैं ये बड़े अरसे बाद सोच के देख के फिर बनते हैं कि ये तो एक वो है, क्या उसे कहते हैं, एक जुआ है, एक गैम्बल है। तो कभी आप ये चीज़ ठीक हो जाती, कभी वो चीज़ ठीक हो जाती, तो सब मिलके मेरा ख्याल है दुआ करें कि अल्लाह पाक
सबको इतनी हिम्मत दे के वो आपस में जो है हिम्मत दे, बिल्कुल वो लेकर अपना घर चले, औरत ही बनाती। और माओ के ऊपर है ये, माओ को चाहिए कि अपनी बेटियों से पूछें उनके दिल का हाल। अगर वो राजी नहीं है तो कम से कम आप अपने ऊपर रख के सोचें कि अगर आपके साथ ऐसा हो, क्योंकि लड़की के लिए बड़ा मुश्किल होता है किसी इंसान के साथ जिंदगी गुजारना जिसको पसंद ना करती हो। सिर्फ रिश्ते के लिए नहीं, इसलिए माओ को चाहिए कि अपने बच्चों से दोस्ती रखें, बिल्कुल, ताकि जब ये मौका आए तो कम से कम वो हाँ या ना अपनी माँ को तो बता सके। मैं तो मशवरा दूंगी ऐसे माँ बाप को जो ज़बरदस्ती करना चाहते हैं और उसके अगेंस्ट शादी करना चाहते हैं, तब वो सही के मुसलमान बन जाएं और किसी मौलाना से पूछें कि भाई इसमें क्या है, हमारा दीन क्या हुक्म देता है और किसकी रजामंदी ज़रूरी है नहीं है, ऐसे शादी करना सही है नहीं है। यूँ तो बड़े मुसलमान हम बनते हैं, लेकिन उस टाइम पे ज़रूर बने और वो फॉलो करें। बिल्कुल। अच्छा जी, एक ब्रेक का टाइम है, ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे। देखते रहिएगा सतरंगी, सतरंगी रंग देगी जिंदगी।